गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो हमने कल आगाज किया था हमारी बैच का और उसमें हमने सीए इंटरमीडिएट या सीएमए इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग के सिलेबस को हमने देखा था, राइट। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट्स में कि आखिर हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में किन किन चीज़ों को देखा था। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आपको आज भी याद है कि क्या ऑब्जेक्टिव थे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट डिटर्मिनेशन, सेकंड था कॉस्ट रिडक्शन या फिर कॉस्ट कंट्रोल, और थर्ड ऑब्जेक्टिव था डिसीजन मेकिंग, राइट। सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको कॉस्ट डिटरमाइन करते आनी चाहिए, दैट हाउ मच इज द कॉस्ट दैट वी हैव इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बी इट अ सेल फोन और अ कार और एनीथिंग, राइट। Then the next more important target is how can we reduce the cost, क्योंकि इस कंपटीशन के ज़माने में सरवाइव करने के लिए आपको कॉस्ट रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनएफिशिएंट रहे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, और ऐसी कई सारी कंपनीज बाहर हो चुकी है, राइट। टेलीकॉम सेक्टर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, राइट। जब रिलायंस जियो नहीं आया था उसके पहले 14 टेलीकॉम कंपनीज थी। कभी आपने नाम सुना होगा, स्पाइस, वीडियोकॉन, यूनिनॉर, ऐसे बहुत सारे नाम हुआ करते थे, टाटा टेली, राइट। ये सब बाहर हो गए, राइट। और जो कॉस्ट किसी तरीके से कंट्रोल कर पाए, कम कॉस्ट में काम निकाल पाए, वो आज भी बने हुए, राइट। सो कॉस्ट रिडक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। थिंक अबाउट चाइना। अगर एक इंडियन कंपनी को चाइनीज कंपनी से compete करना है तो जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। अगर आप कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो आप दुनिया जीत लोगे, राइट। तीसरा था डिसीजन मेकिंग, कि हमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आनी चाहिए, वो भी हम यहाँ पर सीखते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद मैंने आपको एक फैक्ट्री का टूर करवाया था, जिसमें हमने देखा था फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर्स होता है, फिर वहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ पर सारा फैक्ट्री का लेखा जोखा रखा जाता है, राइट। फिर इसमें हमने देखा था कि हम मटेरियल चैप्टर पढ़ेंगे, लेबर पढ़ेंगे और ओवरहेड्स पढ़ेंगे, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम कॉस्ट शीट भी बनाना सीखेंगे, हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सीखेंगे। फिर हमने देखा था जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स देखेंगे, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग देखेंगे, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने ऑपरेशन एंड सर्विस कॉस्टिंग के बारे में देखा था, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में देखा था, हमने देखा था हम बजट बनाना सीखेंगे, हमने देखा था हम कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं वो हम सीखेंगे, हमने वेरिएंस एनालिसिस के बारे में देखा था। इतने सारे चैप्टर्स दोस्तों हमें कवर करने हैं, राइट। फिर मैंने आपको बताया था अपने जो नोट्स रहेंगे वो अपने आप में बहुत सफिशिएंट है, उसके बाहर ऐसे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैंने भी 3 डिग्रियां करी हुई है तो मुझे मालूम है कि एग्जाम कैसे निकालना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। जिसकी एग्जाम दे रहे हैं उसका मटेरियल करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम सीए इंस्टीट्यूट की एग्जाम दे रहे हैं, उसका मटेरियल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सीएमए का पेपर लिख रहे हैं तो सीएमए का इंस्टीट्यूट का मटेरियल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने आपको साइकोलॉजी भी बताई थी उसके पीछे कि जब कोई एग्जामिनर को एग्जाम पेपर प्रिपेयर करने को कहा जाएगा, मेरे पास आता है पेपर प्रिपेयर करने को, है ना, कि सर आपको सीए इंटरमीडिएट का कॉस्टिंग का पेपर सेट करना है, मैं क्या करूंगा आप बताओ। सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस निकालूंगा, आईसीआई की किताबें लूंगा और मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से ही ड्राफ्ट करूंगा, नाम चेंज कर दूंगा, कुछ नंबर्स चेंज कर दूंगा, राइट, ताकि क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता ना लगे, राइट। मैं किसी तीसरे ऑथर की किताब पर नहीं जाऊंगा तो भी एक आध क्वेश्चन वहां से मैं लेकर आऊंगा, राइट। तो हमें यही सारे सोर्सेस करने हैं, राइट। दोस्तों फिर मैंने आपको पढ़ने की मेथोडोलॉजी बताई थी कि हम किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट करेंगे तो उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ले डाउन करेंगे, उसके बाद उसके कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपका लास्ट रिवीजन प्लान, कहाँ आप गलतियां कर सकते हैं, एडवांस लेवल की क्वेश्चन, ये सारी चीजें एड्रेस करेंगे। 2 कॉपीज दोस्तों आपकी मेरी बनाने की बात हुई थी, वन वुड बी द कॉन्सेप्ट कॉपी एंड अनदर वुड बी द सॉल्यूशंस कॉपी, राइट। तो जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा या मैं आपको बताऊंगा ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती कर सकते हो एग्जाम में, दिस थिंग्स नीड्स टू बी नोटेड डाउन इन अवर कॉन्सेप्ट कॉपी, राइट। जो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे वो हमें सॉल्यूशंस कॉपी के अंदर लेना है, राइट।
1 महीने में, 2 महीने में जब ये आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी बनने लगेगी और आप जब पहली बार रिवीजन करोगे देन यू विल फील कि हाँ कॉन्सेप्ट कॉपी इज अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर मी, राइट। तो दोस्तों अब हम हमारे सिलेबस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको किसी चैप्टर को पढ़ाऊं उससे अच्छा मैं आपको पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कॉस्टिंग के। क्या बताऊंगा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स कॉस्टिंग के, राइट। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो चाहे जो चैप्टर हम करना शुरू कर दें, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी अप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो क्या बेस अगर हमारा अच्छा हो जाएगा ना तो किसी भी चैप्टर को करने में हमें आसानी होगी, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम इसे नाम दे रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। आप सभी अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी के अंदर आ जाइए। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, ओके। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को वो पता भी होगा, लेकिन फिर भी चीज़ें ब्रशअप हो जाए, हर कोई लेवल प्लेइंग ग्राउंड पर आ जाए, हर कोई एक साथ आ जाए शुरुआत के 1 2 3 लेक्चर में, तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आप और मैं डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। जैसे ही मैंने बोला व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, आपके दिमाग में टाइप्स ऑफ कॉस्ट मेरे हिसाब से तो क्लिक होने लगे, है ना। क्या टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपके दिमाग में क्लिक हुए? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, है ना, ओके, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, है ना। तो कॉस्ट 3 तरह की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट, और तीसरी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, है ना, ओके। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, आप मुझे बताना कि मेरा जो एग्जांपल है वो वेरिएबल कॉस्ट का है या फिक्स कॉस्ट का है ना, ओके। दोस्तों एक वुडन लॉग का व्यापारी है, एक टिम्बर मर्चेंट है। वो क्या करता है? वो वुडन लॉग्स लेकर आता है ना, वुडन लॉग्स लेकर आता है, लकड़ी लेकर आता है। वो इस वुडन लॉग के लिए 5000 रुपीज पे करता है। कितने पे करता है? 5000 रुपीज पे करता है, एकदम फिक्स, उसको 5000 रुपीज ही देने हैं, राइट। अगर वो 1 लॉग लेकर आया तो 5000 रुपीज देने हैं, अगर वो 2 लॉग्स लेकर आया तो उसको 5000 रुपीज देने हैं 2 लॉग्स के लिए, यानी 10,000 देने रहेंगे। 5000 एकदम फिक्स रेट है। हाँ, तो ये 5000 क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स कॉस्ट? वेरिएबल हुआ है, फिक्स में कोई भी नहीं है। ओके, आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, है ना। तो नहीं, पर ये 5000 तो फिक्स था, पर यूनिट फिक्स था। इज दैट क्लियर? तो वेरिएबल कॉस्ट की निशानी, वेरिएबल कॉस्ट की पहचान क्या होती है? कि वो पर यूनिट सेम रहती है। इज दैट क्लियर? कि वो पर यूनिट सेम रहती है। अगर मैंने एक सेल फोन खरीदा 5000, 2 सेल फोन खरीदे तो 5000 into 2 10,000, राइट। तो अगर ये पर यूनिट सेम रहता है, फिक्स रहता है, तो फिर इसे वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टोटलिटी में वेरी होता है। यानी वेरिएबल कॉस्ट का नाम वेरिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो पर यूनिट वेरी करेगी, वेरिएबल कॉस्ट का नाम वेरिएबल इसलिए क्योंकि वो टोटलिटी में वेरी करेगी। जितनी ज्यादा यूनिट्स हम खरीदेंगे उतनी ज्यादा ये कॉस्ट लगेगी। इज दैट क्लियर? ओके। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस हॉल का रेंट। Let us say इस हॉल का रेंट है 1 लाख रुपीस पर मंथ. Now this is fixed irrespective of the number of students who are sitting in this. अगर इस हॉल के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, still I have to pay 1 लाख रुपीस। 20 स्टूडेंट्स हैं, I have to pay 1 लाख। 30 स्टूडेंट्स हैं, I still have to pay 1 लाख। यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी भी हो जाए, मुझे तो कितने देने हैं? 1 लाख रुपीस देने, राइट। तो ऐसी कॉस्ट जो टोटलिटी में फिक्स हो, टोटल तो मुझे उतना ही देना है, फिर मैं 1 यूनिट हूँ या 10 यूनिट हूँ या 20 यूनिट्स या 30 यूनिट्स हूँ, राइट। वो कॉस्ट क्या कहलाएंगी? फिक्स कॉस्ट कहलाएंगी, राइट। एक एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे आपको फैक्ट्री के रेंट का, है ना, या इस हॉल के रेंट का। रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट, मेरी शॉप चले न चले, मुझे तो मेरा रेंट देना है। एक एग्जाम्पल आपकी तरफ से हो जाए फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल, सुपरवाइजर की सैलरी
फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर को तो जो सैलरी देनी है वो देनी, फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर की सैलरी 35,000 रुपए महीना, 35,000 रुपीज पर मंथ, आई हैव टू पे 35,000 पर मंथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ की प्रोडक्शन कम हो चाहे ज्यादा हो रही। चलो और एग्जाम्पल दो आप मुझे। इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, ओके है ना। एक एक करके जो जो आपने नाम बोले ना वो अपन इवैल्यूएट करते हैं, है ना। सबसे पहला आपने बोला इंटरेस्ट, तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, यूजुअली इंटरेस्ट को कॉस्ट ही नहीं माना जाता है कॉस्टिंग में। सर मतलब इंटरेस्ट तो खर्चा है ना, बट इंटरेस्ट को ऐसा मानते हैं कॉस्टिंग वाले कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंट्रोल में। इट इज नॉट अ कॉस्टिंग रिलेटेड डिसीजन, दैट्स अ फाइनेंसिंग रिलेटेड डिसीजन। तो यूजुअली इंटरेस्ट को कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता है ना। बहुत स्पेशल केस में इंटरेस्ट को कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, वो आगे जब सिलेबस में देखेंगे तो देखेंगे। बट फॉर राइट नाउ द कांसेप्ट इज दैट इंटरेस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट बिकॉज़ दैट्स अ फाइनेंसिंग एक्सपेंस, राइट। ये प्रोडक्शन मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, सेल्स मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, राइट। जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर है उसके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जो उसके कंट्रोल में नहीं है तो उसे क्यों उसकी कॉस्ट माना जाएगा, दैट्स द रीजन। फिर इलेक्ट्रिसिटी तो किसी ने नहीं बोला था ना, मैंने गलत सुना था, बोला था ओ इलेक्ट्रिसिटी फिक्स कॉस्ट नहीं यार, ना ना ना, काश इलेक्ट्रिसिटी फिक्स कॉस्ट होती, घर भर के सारे लाइट पंखे एसी सब जला के रखता मैं दिन रात, मतलब स्विच ही निकलवा देता, सीधे ऑन करके उसके ऊपर टेप चिपका देता। क्या इलेक्ट्रिसिटी फिक्स कॉस्ट होती है? नहीं, राइट। इट इज वेरिएबल, जितना ज्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन होगा ना उतना ज्यादा मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। एक और आपने एग्जांपल बोला था डेप्रिसिएशन, है ना। ओ डेप्रिसिएशन बहुत मजेदार एग्जांपल है। डेप्रिसिएशन ना फिक्स कॉस्ट भी हो सकता है और डेप्रिसिएशन वेरिएबल भी हो सकता है। मेरे बोलने से शायद आप समझ रहे होंगे। अगर डेप्रिसिएशन टाइम बेस्ड हो, यानी फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपीस की मशीन खरीदी और उसकी लाइफ है 10 इयर्स और मेरा डेप्रिसिएशन है 10,000 पर एनम, तो अगर 10,000 पर एनम है डेप्रिसिएशन मतलब ये टाइम बेस्ड है। एक साल निकला 10,000 चार्ज हो गया, सेकेंड ईयर निकला फिर से 10,000 चार्ज हो गया, तो फिर डेप्रिसिएशन क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर मेरी कंपनी की पॉलिसी के यूजेज के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं देन डेप्रिसिएशन वुड बी अ वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सो डेप्रिसिएशन कुड बी क्लासिफाइड either as a fixed cost or variable cost depending on how do you charge depreciation in your accounts, right? और कुछ एग्जांपल दो मुझे यार फिक्स कॉस्ट के, अच्छे एग्जांपल दे रहे हो आप लोग तो। कुछ एग्जांपल फिक्स कॉस्ट के, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है ना, पार्किंग लॉट का रेंट है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग में खड़े रहते हैं उनकी जो सैलरी वो तो फिक्स है। अच्छा, जो हमने सिक्योरिटी कैमरास लगा रखे होंगे उनका तो जो खर्चा है वो फिक्स है, उनका डेप्रिसिएशन फिक्स होगा, मेंटेनेंस काइंड ऑफ फिक्स होगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, है ना। और क्या एग्जांपल्स होते हैं सोचो ना यार फैक्ट्री के अंदर। और क्या, जैसे फैक्ट्री के अंदर क्लीनिंग स्टाफ भी रहता होगा ना, जो फैक्ट्री फ्लोर क्लीन करता होगा उनका भी पैसा कैसा रहता है? फिक्स रहता है। और सोचो यार और कुछ अपने को एग्जांपल दिमाग में है। फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है इट इज मोर और लेस फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सो ऑन, राइट। तो ये सारे दोस्तों एग्जांपल्स होते हैं किसके? फिक्स कॉस्ट के। इज दैट क्लियर? ओके, है ना। वेरिएबल कॉस्ट के मुझे नहीं लगता मुझे आपको एग्जांपल देने पड़ेगा, आपको मालूम ही होंगे वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल, है ना। प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो रॉ मटेरियल लगता है वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्ट के अंदर जो लेबर रहता है उसे यूजुअली कैसा माना जाता है? वेरिएबल माना जाता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा लेबर रिक्रूट करने पड़ेंगे, ज्यादा लेबर आवर्स लगेंगे तो पेमेंट ज्यादा होगा। अगर कम हुआ प्रोडक्शन तो फिर हम वर्कर्स भी कम रखेंगे, है ना। तो लेबर को यूजुअली कैसा माना जाएगा? वेरिएबल माना जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, है ना। दोस्तों ये हमने एग्जांपल देखी किसके? वेरिएबल कॉस्ट के और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टोटलिटी में वेरी करता है। फिक्स कॉस्ट को फिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टोटलिटी में सेम रहता है ना। ओके, लेकिन एक खास बात ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पर फिक्स रहता है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पर चेंज होता है, वेरिएबल होता है ना। ये बात आपको सबसे आखिरी वाली बात समझ में आई? हाँ। इस हॉल का रेंट 1 लाख रुपीस है लेट से, है ना, और लेट से हम सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 मेरा कितना खर्चा हो गया यार?
10,000 रुपये है ना महीने के। अगर 20 स्टूडेंट हो तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 सिर्फ कितने लगे पर स्टूडेंट? 5,000 रुपीज ही रेंट लगा है ना। ओके, तो पर स्टूडेंट जो रेंट का खर्चा बैठ रहा है पर स्टूडेंट वो वेरी कर रहा है ना। इज दैट क्लियर? तो फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में फिक्स होती है लेकिन पर यूनिट वेरी करती है। इज दैट क्लियर? ओके ना, ये जो छोटा मोटा हमारा डिस्कशन है उसको थोड़ा सा हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर और आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक सेकेंड। आई होप कि आपने नहीं लिखा होगा। ओके, तो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। और ये जो मैंने टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिस्कस किया है ना, इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉस्ट। ओके, सो कॉस्ट 3 तरह की मैंने डिस्कस करी। एक है वेरिएबल कॉस्ट, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और एक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है क्या कि ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, इसको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। मैंने वर्ड लिखा है AKA का फुल फॉर्म है ऑल्सो नोन एज, है ना, ऑल्सो नोन एज सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, एक छोटी सी टेबल हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो आपकी मेरी क्या बात हुई थी कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल टर्म्स में सेम रहती है, चेंज होती है? चेंज, हाँ। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन टोटल टर्म्स, लेकिन पर यूनिट टर्म्स में कैसे रहती है? सेम रहती है ना। मैं वर्ड फिक्स्ड की वजह सेम यूज कर लेता हूँ, मुझे कंफ्यूजन होता है ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पर सेम होती है, ठीक है। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? टोटल बेसिस पे सेम रहती है लेकिन पर यूनिट बेसिस पर चेंज होती है, राइट। मतलब देखा जाए तो जितनी ज्यादा यूनिट्स उतनी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा या कम? फिर से, जितनी ज्यादा यूनिट्स मैं प्रोड्यूस करूंगा मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उतनी ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम आएगी, है ना। ओके, हाँ जी, ये तो हमने प्रॉपर्टीज लिखी किसकी? वेरिएबल कॉस्ट की और फिक्स कॉस्ट की, है ना। देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट का नाम वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वो पर यूनिट बेसिस, क्योंकि वो टोटलिटी में चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट का नाम फिक्स क्यों है? क्योंकि वो टोटल में सेम रहती है, ठीक है। ओके, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मन में जब मैंने सेम बोला ना तो डाउट आ सकता है, हो सकता है किसी के मन में डाउट आया होगा ना। मुझे मालूम है कि आपके मन में अगर डाउट आया है तो क्या आया है ना, वो मैं आज ही के लेक्चर में एड्रेस भी करूंगा, ठीक है। ओके, हाँ जी, अब सेमी वेरिएबल टोटल टर्म्स में सेम होता है क्या? चेंज होता है, और पर यूनिट टर्म्स में भी चेंज होता है। ओके, सेमी वेरिएबल का एग्जांपल लें तो थोड़ी क्लैरिटी बने। सेमी वेरिएबल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें कहीं बाहर घूमने फिरने जाना है ना, तो ट्रैवल के लिए अपने घर पे वो गाड़ी मंगवाते हैं ना ट्रैवल के लिए, राइट। ओके, है ना, घूमने फिरने जाते हैं तो लेटेस्ट हमने टवेरा मंगवाई या फिर कुछ भी, फॉर एग्जांपल हमने वो फोर्स मोटर्स की गाड़ी मंगवाई, है ना। ओके, उसमें वो पर किलोमीटर लेते हैं ना हमसे, कुछ पर किलोमीटर रहते हैं, है ना। ओके, तो लेट्स से कि हमने भैया को फ़ोन लगाया कि भैया कल के लिए हमें गाड़ी चाहिए, हमें घूमने जाना है। उन्होंने कहा ठीक है भिजवा देंगे गाड़ी। कहाँ भिजवानी? हमने कहा यहाँ पर भिजवा। कितने चार्जेस है? उन्होंने कहा भाई साहब 15 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेंगे,
हमने कहा 15 रुपीज़ पर किलोमीटर तो ज़्यादा है। उसने कहा सर फोर्स मोटर्स की ट्रैवलर गाड़ी दे रहा हूँ, एकदम पेटी पे नई गाड़ी आई है 1 महीने पहले। हमने कहा चलो ठीक है, सिर्फ फैमिली के साथ जा रहे हैं, एंजॉय करेंगे, लग्जरी गाड़ी रहेगी। तो ना 15 रुपीज़ पर किलोमीटर उन्होंने बोला। हमने गाड़ी मंगवा ली, अगले दिन सुबह 7 बजे आ गई अपने यहाँ पर गाड़ी। हम गाड़ी में बैठे, आसपास जितनी भी जगह थी वो थोड़ी बहुत हमने घूमी फिरी है, और हम घूम फिर कर आ गए 50 किलोमीटर हमने पूरी गाड़ी चलाई। फिर 50 किलोमीटर के बाद हम शाम को लौट कर घर पर आ गए। ड्राइवर ने बोला सर पेमेंट? हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, कितने किलोमीटर हुए मीटर में देखते हैं, 50 किलोमीटर हुए है ना, मल्टीप्लाई में क्या बात होगी 15 रुपये, 750 रुपये, 500 का नोट, एक 200 का नोट, एक 50 का नोट हमने ड्राइवर के हाथ में दे दिया। ड्राइवर हमको देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं। क्या ड्राइवर चला जाएगा 750 रुपये लेकर, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आया। अच्छा ड्राइवर की खुद की एक दिन की सैलरी होगी कम से कम 500 रुपये, तो उसका मालिक उसको दे रहा है ना, और हम कितने दे रहे हैं, इसमें पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया, और गाड़ी भी आ गई, कितने दिए हमने 750। उसने कहा सर ये तो बहुत कम हो रहे 750। हमने कहा यही बात हुई थी, कितने रुपए 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। आप देख लो किलोमीटर भी आप ही बोल रहे हो 50 किलोमीटर। तो गाड़ी के मालिक से फिर हमारी बातें होने लगा, भाई साहब वो 15 रुपीज़ पर किलोमीटर है, पर आप सोचो कि ऐसे तो फिर कोई भी बुला लेगा गाड़ी घर के बाहर और खड़े रखेगा, एक दिन 2 दिन या 1-2 किलोमीटर घूम कर आ जाएगा, कि ऑटो कौन करे। उसकी वजह एक काम करो, टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी मंगवा लो, जहाँ जाना हो 5 किलोमीटर। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग आपसे पर डे का मिनिमम कुछ तो चार्ज लेते ही लेते हैं। आप बस उनकी गाड़ी बुलवा कर घर के बाहर रखो आप दिन भर, यार सामने वाले का एक पूरा दिन आपने एंगेज कर दिया, ड्राइवर एंगेज कर दिया, उसकी गाड़ी एंगेज कर दी, तो कुछ तो लेगा ही सही ना। यस, तो आपको ध्यान होगा कि वो कुछ मिनिमम किलोमीटर्स के तो पैसे लेते ही लेते हैं। फिर आप उतनी चलाओ या मत चलाओ, ऐसा ध्यान है क्या आपको? ऐसा ध्यान है क्या? अच्छा चलो ध्यान नहीं है, आप छोटे बच्चे, पर लॉजिकल लगता है कि नहीं? लॉजिकल कि आप चलाओ या मत चलाओ। यार जैसे आज आप भी ये बिजनेस कर रहे हो, आपने मेरे घर गाड़ी भेजी, तो आप बोलोगे सर एक दिन पूरा ड्राइवर एंगेज रहा, गाड़ी हमने आपके लिए ऑक्यूपाई कर, तो मिनिमम कुछ तो देनी पड़ेगा, मत चलाओ गाड़ी। इज दैट क्लियर? ओके, तो लेट्स से उनका कहना था कि मिनिमम हम 300 किलोमीटर्स के पैसे लेते ही लेते हैं। कितने? 300 किलोमीटर्स के हम पैसे ही लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 15 रुपीज़ पर किलोमीटर है, 4500 तो सर देने पड़ेंगे आपको, राइट? नहीं, बात समझ में लॉजिकल सी थी, तो हमने 4500 रुपीज़ उसको पे कर दिया। हमने कहा ये एकदम फिक्स है 4500 रुपीज़, अब इससे कम कुछ भी नहीं लोगे। नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने उसको 4500 रुपीज़ पे करे, है ना। अब आप एक बात बताइए कि ये जो टेम्पो ट्रैवलर हमने बुक करी, इसकी कॉस्ट वेरिएबल है या अभी तो हमारे लिए फिक्स है कि 4500 देना ही देना? फिक्स है कि 4500 तो देना ही देना, आपने कम चलाई तो भी आपको 4500 देना ही देना है ना। एक महीने बाद फिर से काम बढ़ा, हमने कहा भैया भाई साहब वो गाड़ी भेज दो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है भैया, वो 4500 है ना। हाँ 4500। हमने जो खींची गाड़ी 500-600 किलोमीटर बिल्कुल खींच दी, और वापस लेकर आए 600 किलोमीटर पर मीटर पहुंच गया। हमने कहा 4500 रुपीज़ आप लेते हो, है ना। आपने बोला था एक दिन क्या 4500 लेते हो, क्या ऐसा होगा या आपको बोलेगा नहीं अब किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा? आप किलोमीटर, आपने इतनी गाड़ी खींच दी, इतना सारा डीजल लग गया, हमारा ड्राइवर बिल्कुल थका हुआ हो गया, राइट, एक और ड्राइवर भेजना पड़ रहा है उसको लाने के लिए। तो दोस्तों अब क्या होगा, अब 600 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कितने देने पड़ेंगे? 9000 देने पड़ेंगे, है ना। तो व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज, अब आपको किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ रहा है, यानी अब ये कैसा हो गया? वेरिएबल। तो ये जो कॉस्ट है ना ओवरऑल, इसके अंदर 2 फीचर्स है। इसके अंदर थोड़ा फिक्स का फीचर है एक सर्टेन लेवल तक, और थोड़ा वेरिएबल का फीचर है। और ऐसी कॉस्ट जिसमें थोड़े वेरिएबल की फीचर्स हो, थोड़े फिक्स के फीचर्स हो, ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेमी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। हाँ, आपने देखा होगा अगर आप कुछ भी पावर कंजम्पशन नहीं भी करो ना, तो भी बिजली विभाग एक मिनिमम बिल आपको भेजता है। आपको मालूम है वो क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हमने आपके वहाँ तक वायर डाला है, हमने आपके वहाँ पर मीटर लगवाया है, हमने हमारी सर्विसेज आपको अवेलेबल करवाई है, आपने भले ही यूज नहीं करी, बट वी मेड दैट अवेलेबल, सो वी नीड द मिनिमम अमाउंट, राइट। लेट्स से 100 रुपीज पर मंथ, और फिर उससे ज्यादा कंजम्पशन करोगे तो और पैसा देना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या हुआ? वेरिएबल हुआ, फिक्स हुआ या सेमी वेरिएबल? सेमी वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट फिक्स का है, दूसरा कंपोनेंट वेरिएबल का। तीसरा एग्जांपल, हम लेट्स से हमारी फैक्ट्री में हम मशीन लेकर आते हैं, है ना, राइट। मशीन
अगर हमें चाहिए तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम मशीन खरीद लें, पर मशीन खरीदने में क्या होता है, एक बड़ा अमाउंट जाता है, हो सकता है बैंक से लोन लेना पड़े, हो सकता है अचानक से लॉकडाउन लग जाए, हो सकता है अचानक से रिसेशन आ जाए, हो सकता है कि मशीन 2 साल में आउटडेट हो जाए। तो व्यापारी क्या करता है, इस मशीन को रेंट पर यानी लीज पर लेकर आ जाता है कि चलो यार लीज पे लेकर आता हूँ, नहीं चला तो वापस रिटर्न कर दूंगा, मेरे पैसे पूंजी तो नहीं फंसेगी, राइट। ओके, हम मशीन जब रेंट पर लेकर आए है ना, तो सामने वाला क्या करेगा, हमसे फिक्स रेंट लेगा कि मैं तो आपसे इतने रुपए लूंगा, फिर आप चाहे जितना प्रोडक्शन करो इस मशीन से कम करो तो भी मैं तो आपसे 1 लाख रुपीस पर मंथ लूंगा, और आप तो 24 घंटे चला लो मैं तो 1 लाख ही लूंगा। या वो हमसे वेरिएबल लेगा कि नहीं, कम प्रोडक्शन तो कम, ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा, या वो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएगा, कॉम्बिनेशन है ना। क्योंकि अगर उसने सिर्फ फिक्स ले लिया, उसने बोले 1 लाख रुपीस पर मंथ मशीन ले जाओ, तो अपन तो मशीन खींच देंगे, अपनी खुद की मशीन अपन बंद रखेंगे और किराए की मशीन दनादन 24 घंटे अपन चलाएंगे, राइट। अपनी मशीन फिर यार कौन है ना। ओके, तो उस केस में सामने वाला बोलेगा ना, आपने मशीन की हालत कैसी कर दी है हमारे, राइट, ये आज 10 घंटे चलानी चाहिए, आपने तो इसको 20 घंटे चला दी मशीन को, तो मैं तो अब आपसे ज्यादा लूंगा ना, क्योंकि उसकी मशीन हमने ज्यादा यूज कर ली, ज्यादा डेप्रिशिएट कर दी, तो ही नीड्स टू रिकवर दैट अमाउंट, राइट। तो वो क्या बोलेगा, मुझे मशीन का रेंट में वेरिएबल कंपोनेंट चाहिए, इफ यू हैव मेड एक्स्ट्रा यूज ऑफ द मशीन देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। हमने कहा ठीक है, अच्छा यूजेज के हिसाब से चाहिए आपको, ठीक है, मशीन बुलवा ली हमने और यूजेज इस बार बहुत कम करा, क्या सामने वाला कम पैसे में तैयार हो जाएगा, या बोलेगा नहीं फिर भी कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा फिक्स तो, हाँ। तो मशीन का रेंट भी कैसा होगा, सेमी वेरिएबल, जिसके अंदर एक कंपोनेंट होगा फिक्स और एक कंपोनेंट होगा वेरिएबल। इज दैट क्लियर? तो आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल समझ में आ रही है ना। ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ना पर यूनिट सेम होती है, क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट तो फिक्स है, और ना ही वो टोटलिटी में सेम होती है, क्योंकि जब आपने ज्यादा कंजम्पशन करा तो उसका टोटल कॉस्ट बढ़ जाता है, राइट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की मैं क्या प्रॉपर्टी लिखूं यहाँ पर, आप मुझे बता पा रहे हैं, टोटल बेसिस में चेंजेस, राइट, और पर यूनिट बेसिस में भी इट चेंजेस, है ना। ओके, तो सर ये तो था हमारा हल्का फुल्का थ्योरेटिकल डिस्कशन, है ना। अब एग्जाम में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बजट बनाने का, कि अब आप नेक्स्ट ईयर का बजट प्रिपेयर करो, है ना। ओके, तो नेक्स्ट ईयर का बजट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाला हूँ, हाँ। जनरली स्पीकिंग ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या सारी ही कॉस्ट उस रेशियो में बढ़ेगी जिस रेशियो में यूनिट्स बढ़ रही है, कुछ कॉस्ट तो वही लगेगी, कम यूनिट प्रोड्यूस करो या ज्यादा, कम यूनिट प्रोड्यूस करो या ज्यादा, राइट। यानी एग्जाम में यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉस्ट। अगर नेचर ऑफ कॉस्ट वेरिएबल है तो फिर तो यूनिट्स बनने से हमें कॉस्ट बढ़ाकर लिखनी पड़ेगी, अगर नेचर ऑफ कॉस्ट फिक्स है तो फिर यूनिट्स भले ही बढ़ जाए हमें सेम लिखनी पड़ेगी, नहीं तो बजट गलत हो जाएगा। और अगर वो सेमी वेरिएबल है तो हमें थोड़ी समझदारी से उसका अमाउंट लिखना पड़ेगा कि अब मैं इसको कितना बढ़ाऊं, क्योंकि नाम उसका क्या है, सेमी वेरिएबल, तो मैं एकदम सेम भी नहीं रख सकता हूँ पिछले साल के जैसा, क्योंकि इस साल मेरा प्रोडक्शन बढ़ने वाला है तो कुछ कुछ तो इसके अंदर इंक्रीज होगा, राइट। तो दोस्तों अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दैट इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ कॉस्ट। मतलब वो लोग आपको डेटा देंगे, देन बेस्ड ऑन द डेटा यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आखिर ये किस तरह की कॉस्ट है, क्या ये वेरिएबल है, क्या ये फिक्स है, क्या ये सेमी वेरिएबल है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आप आइडेंटिफाई करके बताना, ठीक है। ओके, सो आवर सेकंड कॉन्सेप्ट इज identification of type of cost। हाँ जी, मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले रहा हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईयर 2022 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईयर 2023, और इन दोनों के नीचे मैं दो डेटा लिख रहा हूँ, एक तो नंबर ऑफ यूनिट्स और दूसरा टोटल अमाउंट।
और वही डेटा मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स और टोटल अमाउंट। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स और टोटल अमाउंट। हाँ जी, और यहाँ पर मैं कॉलम बना रहा हूँ पर्टिकुलर्स। कायदे से ना मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर कि मैं मटेरियल की कॉस्ट लिख रहा हूँ या मैं लेबर की कॉस्ट लिख रहा हूँ या मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। बट जैसे ही मैंने यहाँ नाम लिखा तो आपको गेस हो जाएगा कि अरे मटेरियल मतलब ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल, राइट। तो मैं ऐसा आपको गेस ना हो पाए उसके लिए मैं कोड वर्ड में लिख रहा हूँ that I am talking about cost 1. Now it could be variable cost, it could be fixed cost, it could be semi-variable cost. Here I am going to talk about cost number 2 and cost number 3. मतलब मैंने नाम लिखने की बजाय उनकी नंबरिंग दे दी कि कोई सी कॉस्ट है जिसका नाम है कॉस्ट नंबर 1। ओके, हाँ जी। ईयर 2022 में यूँ हुआ था कि हमने 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस की थी और तब हमें ये कॉस्ट लगी थी 96,000 रुपीज़। ईयर 2023 में ऐसा हुआ कि हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है और हमें ये कॉस्ट लगी है 1,20,000 रुपीज़। ओके, फिर कॉस्ट नंबर 2 के बारे में देखते हैं। कॉस्ट नंबर 2 में जब हमने 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी ना तो ये कॉस्ट हमें लगी 65,000। फिर यहाँ पर जब हमने 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो यहाँ पर हमें ये कॉस्ट लगी है 65,000। ओके, फिर कॉस्ट नंबर 3 के बारे में जब हमने 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो हमें ये कॉस्ट लगी है 27,000 लेटेस्ट। और जब हमने 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, या चलो 5,000 की जगह मैं 4,500 लिखता हूँ, 4,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो हमें ये कॉस्ट लगी है 33,000 rupees, right? And the question is, identify the nature of cost. Okay, so you have to identify the nature of cost, है ना? यानी आपको अब ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये कॉस्ट 1 वेरिएबल है या फिक्स है या सेमी वेरिएबल है, क्या ये कॉस्ट नंबर 2 वेरिएबल है या फिक्स है या सेमी वेरिएबल है, क्या ये कॉस्ट 3 वेरिएबल है, फिक्स है या फिर ये सेमी वेरिएबल है। बेसिक सा क्वेश्चन, हम थोड़ा सा एक माहौल बन जाए कॉस्टिंग सब्जेक्ट का, है ना। फिर हम टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। हाँ जी, बताइए। पहली कॉस्ट आपकी नजरों में क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल है, वेरिएबल सबका वेरिएबल आ रहा है आंसर। ओके, सबसे नीचे अपना क्या आ रहा है आंसर? पहली वाली कॉस्ट, कॉस्ट नंबर 1 वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल है। कैसे पहचाना कि वेरिएबल है? It depends on units. कैसे पता चला that it depends on units? Because variable, right? कितना सही जवाब दिया, by dividing the total amount by number of units, right? यानी कि आपने क्या किया, आपने देखा 96,000 रुपीज लगे हैं कितनी यूनिट्स के लिए? 8,000 यूनिट्स के लिए, यानी एक तरीके से पर यूनिट कितने लगे हैं? 12 रुपीज पर यूनिट लगे हैं। फिर आपने 1,20,000 को किससे डिवाइड किया? 10,000 से। अगेन आपने क्या पाया? अरे ये तो फिर से 12 पर यूनिट लगे। इसका मतलब है कि ये जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट 1, ये पर यूनिट बेसिस पर सेम लग रही है। और हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पर सेम लगे, जो कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पर सेम लगे, वो क्या होती है? वेरिएबल। इज दैट क्लियर? ओके, है ना। सिर्फ आपने ये देख के बोल दिया क्या कि ये वेरी कर रही तो वेरिएबल है? नहीं नहीं, है ना, वो गलत हो जाएगा नहीं तो आगे जाकर, है ना। वेरिएबल कॉस्ट की असली पहचान पता है क्या है? ये नहीं कि वो वेरी करती, उसकी असली पहचान ये है कि वो पर यूनिट
सेम रहती, फिक्स रहती, ठीक है। चलिए सेकंड कॉस्ट आपने आइडेंटिफाई कर ली, कौन सी है? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जब मैंने 9000 यूनिट्स बनाई तब भी 65000 लगे, जब मैंने ज्यादा यूनिट्स बनाई तो भी 65000 लगे, मतलब मैं तो ज्यादा यूनिट्स बना रहा हूँ तो भी कॉस्ट मेरी सेम रह रही है, मतलब ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट, ठीक है। चलो कॉस्ट नंबर 3 आपने आइडेंटिफाई कर पाया है, सेमी वेरिएबल, है ना। ओके, सीधे ऐसे ही आपने सेमी वेरिएबल बोल दिया, पहले ट्राई किया आपने, है ना। देखना आपने क्या ट्राई किया। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर नजरों से इसको कंपेयर करा और आपने देखा जैसे पिछली बार सेम आ रहा था ना, वैसे इस बार सेम नहीं है। अगर सेम हो जाता तो क्या होती? फिक्स कॉस्ट, लेकिन ये फिक्स तो नहीं है, पक्का हुआ। फिर आपने दूसरा ट्राई करा, आपने कहा चलो 27000 को डिवाइड किए देते हैं किससे? 3000 यूनिट से। आपने पाया कितना आया? 9 पर यूनिट। फिर आपने 33000 को किससे डिवाइड किया? 4500 से, एंड आपने पाया कि कितना आ रहा है? ओ, तो आपने कहा ये तो पर यूनिट बेसिस पर भी सेम नहीं है। आपने कहा जो कॉस्ट पर यूनिट में भी चेंज हो रही है और फिक्स और टोटलिटी में भी चेंज हो रही है, मतलब ये कॉस्ट कौन सी है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर? राइट। सो नाउ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉस्ट, है ना। एक बार मैं अगर समराइज करूं तो सिंपल सा थंब रूल है, जो टोटल कॉस्ट आ रही है ना, टोटल, उसको ऐसे नजरों से कंपेयर कर लो। क्या सेम ही दिख रहा है? मतलब कुछ कैलकुलेटर भी नहीं चलाना है, क्या है? फिक्स। टोटल अगर डिफरेंट आ रहा है तो डिवाइड करके देख लो किससे? नंबर ऑफ यूनिट से। और अब अगर सेम आ रहा है तो वेरिएबल, और नहीं आ रहा है तो फिर सेमी वेरिएबल, ठीक है। ओके, अब इस सेमी वेरिएबल के अंदर ना एक और कॉन्सेप्ट है। बात आपकी मेरी ये हुई थी कि सेमी वेरिएबल के अंदर कुछ पोर्शन होता है फिक्स और कुछ पोर्शन होता है वेरिएबल। तो आखिर इस कॉस्ट के अंदर कितना पोर्शन फिक्स है और कितना वेरिएबल है, वो हमें पता करते आना चाहिए, क्योंकि जब मैं अगले साल का बजट बनाऊंगा तो इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट के फिक्स पोर्शन को तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा, लेकिन जो वेरिएबल पोर्शन है उसको वैरी करना पड़ेगा, है ना। तो ये हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, राइट। ओके, तो पहले हम एक काम करते हैं, जितना हमने किया है उसको एक बार नोट डाउन करते हैं और फिर ये वाले पर चलेंगे, ठीक है। ओके, इसके लिए हम एक प्रॉपर टेबल बना रहे हैं। जिसमें यहाँ पर हम कॉस्ट का नाम लिख रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉस्ट, नेम ऑफ द कॉस्ट। फिर हम एक कॉलम बना रहे कंप्यूटेशन, और ये बड़ा कॉलम बनेगा, है ना। कंप्यूटेशन की कॉलम की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद आ जाएगा नेचर ऑफ कॉस्ट, और फिर आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट, है ना। ऐसे एक टेबल अपन बना रहे हैं, है ना। देखो, आपने और मैंने तो पहचान लिया कि ये वेरिएबल और ये फिक्स है ना, लेकिन ये कोई वो एमसीक्यू वाला तो पेपर नहीं कि मैंने पहचान लिया वेरिएबल तो वेरिएबल पे टिक लगा दिया। अब हमें पता है क्या करना पड़ेगा, इन जालिमों को अभी हमें इंस्टीट्यूट के एग्जाम के चेकर को समझाना पड़ेगा कि हमने कैसे पहचाना कि ये वेरिएबल है, तो उनको कुछ कैलकुलेशन कुछ करके बताना पड़ेगा ना, वो प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ जी। तो नेम ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट 1, हाँ जी। कॉस्ट 1 में व्हाट कंप्यूटेशंस यू डिड? डिवाइड, यस, बस वही यहाँ पर करना है ना। तो हमने ₹96,000 को डिवाइड किया था, है ना। किससे डिवाइड कर दिया था? 8000 यूनिट से, एंड वी गॉट द नंबर 12। ओके, और फिर इसके बाद हमने ₹1,20,000 को डिवाइड किया 10,000 यूनिट से, एंड वी अगेन गॉट द सेम नंबर ऑन पर यूनिट बेसिस। बस, अगर सेम नंबर आ गया पर यूनिट बेसिस पर, मतलब नेचर ऑफ कॉस्ट क्या लिख देंगे यहाँ पर? वेरिएबल, है ना। और फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के नीचे आप लिख दीजिए 12,
क्या इसके अंदर कुछ भी फिक्स कॉस्ट का अंश है, एलिमेंट है? नहीं है, ठीक है, वहां डैश लिख दिया। ओके, अब कॉस्ट 2 के बारे में। कॉस्ट 2 तो इतनी मजेदार कॉस्ट थी कि इसमें तो डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, तो ऐसे देखते ही पता चल गया टोटलिटी। बस तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है ₹65,000 एंड ₹65,000, मतलब नेचर ऑफ कॉस्ट क्या आ गया? फिक्स। तो वेरिएबल पर यूनिट के कॉलम में डैश लिख देंगे, है ना, और यहाँ पर कितना लिख देंगे? 65,000, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आती कॉस्ट 3 की बारी। सबसे पहले तो हमने उसके टोटल अमाउंट लिखे। तो टोटल अमाउंट कितने कितने थे? पहला था 30, नहीं कितना था? 27,000 और इधर था 33,000। हमने कहा अरे यार ये तो टोटलिटी में डिफर कर रहा है, मतलब ये तो फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हमने इसको डिवाइड किया कितनी यूनिट से? 3000 से। ओके, फिर डिवाइड किया किससे? 4500 से, है ना। ओके, तो ये आ गया इधर 9 रुपीस पर यूनिट और इधर 7.3 और कुछ 33 आया। ओके, तो 7.33 लिख दिया। हमने कहा अरे यार अब तो ये पर यूनिट भी सेम नहीं है, राइट। तो अब इसको क्या लिखना पड़ेगा? सेमी वेरिएबल, राइट। बट अब टैलेंट पता है कहाँ चाहिए कि आखिर इसमें से कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स है। हाँ, ओके। वैसे मैं नहीं समझाऊंगा आपको कि कितना वेरिएबल है कितना फिक्स है ना। क्लास में पता है हमेशा अपनी अप्रोच क्या रहेगी कि आप खुद से अगर किसी चीज को आज आइडेंटिफाई कर पाए हो तो ये कॉन्सेप्ट एग्जाम तक आपके दिमाग में रहेगा, बिकॉज यू ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट, है ना। ओके, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा ना, आपको कुछ हिंट दे दूंगा कि किस तरीके से करना है ना। ये जो 27,000 क्या इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल पोर्शन है या वेरिएबल और फिक्स दोनों पोर्शन? दोनों पोर्शन। इस 33,000 के अंदर सिर्फ वेरिएबल है, वेरिएबल और फिक्स दोनों है? दोनों है, हाँ। ओके, एक और हिंट, जितना फिक्स इसके अंदर है उतना ही फिक्स इसके अंदर भी, क्योंकि फिक्स तो फिक्स होता है, हाँ। ओके, है ना। ओके, आपके पास 30 सेकंड का समय है ये बताने के लिए कि आखिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है ना। आराम से हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, हम सीखने के लिए तो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 19,500 फिक्स आ रहा है, 15,000 फिक्स आ रहा है। दो आंसर्स आ गए, एक 19,000 फिक्स बता रहे हैं, 15,000 फिक्स बता रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वे भी बताएं अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कितना फिक्स आ रहा है, कितना वेरिएबल आ रहा है। $15,000 फिक्स आ रहा है, ₹4 वेरिएबल आ रहा है। ओके, अलग आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। ₹4 तो वेरिएबल आ रहा है। ओके, ठीक है। कितना कितना आ रहा है आंसर? 15,000 आ रहा है फिक्स और वेरिएबल कितना? 4 आ रहा है। ओके, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर है, मैं मान के चल रहा हूँ 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर दिया। ओके, हाँ जी। अब हाँ जी, ऑनलाइन में भी अनु और निधिन के आंसर आ गए 4 पर यूनिट और 15,000। ओके, एक बार देखते हैं ना कि कितना क्या आंसर सही है और कैसे उसको करना है। ओके, इसको करने के लिए 2-3 तरीके होंगे, मुझे दोनों तीनों तरीके पता है, मैं किसी एक तरीके से पहले बता रहा हूँ, है ना। ओके, हाँ जी, देखना कैसे इसको देखते हैं। ये जो 27,000 हैं, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी। डू यू एग्री? यस। इस 33,000 के अंदर भी वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी। डू यू एग्री? यस। अब एक और बात, इस 27,000 के अंदर जितनी फिक्स कॉस्ट है, मुझे नहीं पता कितनी है, X रुपीस की फिक्स कॉस्ट है, उतनी ही फिक्स कॉस्ट इस 33,000 के अंदर भी है। यानी कि जितनी फिक्स कॉस्ट यहाँ है उतनी ही इक्वल टू फिक्स कॉस्ट यहाँ है ना, है ना। ओके,
पर क्या वेरिएबल कॉस्ट यहाँ और यहाँ सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। सो वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं। अब आप एक बात बताइए, है ना, गहरा सवाल, ये 27,000 है और ये 33,000 है, कितने का फर्क है इसमें? डिफरेंस 6,000 का डिफरेंस। क्या ये 6,000 का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से है? नहीं, क्योंकि जितनी 27,000 के अंदर फिक्स कॉस्ट है उतनी 33 के अंदर है, पर 33 ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट की वजह से ज्यादा है, वेरिएबल की वजह से ज्यादा है, वेरिएबल की वजह से ज्यादा है। यानी कि मैं एक चीज यहां पर गेस कर पा रहा हूं कि यहां से यहां जो डिफरेंस है 6,000 रुपीज का, वो क्या है? वो फिक्स कॉस्ट है या वो वेरिएबल कॉस्ट है? वो वेरिएबल कॉस्ट है ना। और वो कितनी यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है? 1500, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे यूनिट्स चेंज हुई तभी तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हुई, क्योंकि यूनिट सेम रहती तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहती। यानी 6,000 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 1500 यूनिट्स। बस अब क्या, अब तो सिंपल 6,000 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट अगर 1500 यूनिट्स के लिए है, यानी पर यूनिट कितनी आई वेरिएबल कॉस्ट? 4 रुपीज पर यूनिट आ गई वेरिएबल कॉस्ट, है ना। ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं या समझ में आ गया? आगे समझ में? ओके, है ना। किसी को भी एक बार फिर से जरूरत लग रही है क्या? ओके, है ना। देखना कैसे करा मैंने कहा यार तुम दोनों तो अलग हो यार, तुम 27 दिख रही हो, तुम 33 दिख रही हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि अब ये जो चेंज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ वेरिएबल, यानी 6,000 का डिफरेंस किसकी वजह से? वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल क्यों चेंज होती है? क्योंकि यूनिट्स, यानी देखा जाए तो 1500 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है? 6,000, यानी पर यूनिट कितनी है? 4, और ये 4 पर यूनिट वेरिएबल ही तो है। ओके, हाँ, तो ये हमने वेरिएबल कॉस्ट पता कर ली, कितनी? 4 पर यूनिट। नाउ द क्वेश्चन इज कि फिक्स कॉस्ट कैसे पता करें? इतना आसान कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने क्या किया? आपने 300 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किससे कर लिया? 4 से। कितना आ गया? 12,000। आपने बोला हे 27,000, तुम में 12,000 कैसा है? वेरिएबल, यानी रिमेनिंग 15,000 कैसा है? फिक्स। सर ये आपने 27 से क्यों करा, इससे क्यों नहीं करा? इससे कर लो, आंसर सेम आएगा। देखना कैसे। 4500 यूनिट्स हमने बनाई है और हम वेरिएबल कितना बोल रहे हैं पर यूनिट? 4, तो कितना होता है बताओ यार? 18,000। हम क्या बोलेंगे? ये 33,000, तू मत नाराज हो, तेरे अंदर वेरिएबल कितना है? 18, यानी बचा हुआ कितना? 15,000 क्या है? फिक्स। तो कहीं से भी यहाँ से निकालना, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालना, यहाँ से निकालो, फिक्स तो सेम ही आएगा ना। तो 15,000 कहीं से भी आ जाएगा, है ना। ओके, ये एक तरीका है ना। और भी तरीके हैं मेरे पास, अभी अपन सिर्फ इस तरीके से लिख कर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ कि एक फॉर्मूला है जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है ना, उसको मैं स्टार बना रहा हूँ ऊपर, उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पोर्शन इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का कितना पोर्शन है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ना, उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊं या अगर आपको आविष्कार करने का मौका दिया जाता फॉर्मूले का, तो आप ये फॉर्मूला लिख पाते हैं। वेरी गुड। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स। बस यही कुछ लोग फॉर्मूला बना गए, वो हमसे पहले आ गए थे। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट ऑफिशियली यही फॉर्मूला है, पता है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स। कभी कभी वो डिफरेंस वर्ड लिखने की भी तो चेंज वर्ड लिख देते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, है ना। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके, अब हम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
है ना। फॉर्मूला तो मैंने नीचे लिख दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम ब्रैकेट बनाकर लिख रहे हैं, है ना। ब्रैकेट मैंने नीचे वाली लाइन पर बनाया है, 33,000 माइनस 27,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4500 माइनस 3000, है ना। ओके, डिवाइडेड बाय 4500 माइनस 3000, बस ये आंसर आ गया, कितना, 4 पर यूनिट, ठीक है। ओके, ये मैंने यहाँ लिख दिया 4 पर यूनिट। ओके, अब इसके बाद ये जो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है ना, फिक्स कॉस्ट का पोर्शन हमने कैसे निकाला था, क्या आपको याद है? हमने सिंपल क्या किया था, ये जो पर यूनिट आ गई थी ना वेरिएबल कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई कर लिया था किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स से। तो हमें पता चल गया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इस टोटल कॉस्ट के अंदर, और फिर डिफरेंस निकाल लिया, तो वो क्या हो गई, फिक्स कॉस्ट। मतलब पता है इतना सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगाया ना, हमने ये फॉर्मूला लगाया, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस, यानी मैंने लेस वर्ड लिख दिया है, माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। वेरिएबल कॉस्ट को मैं वीसी लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, सो टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमने टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया, राइट। ओके, अरे यार टोटल कॉस्ट कौन सी वाली लेंगे, ये वाली लें या ये वाली, कोई सी, बस फिर ध्यान ये रखना कि अगर ये वाली लिए ना तो यूनिट्स भी इसकी लेना, है ना, और अगर ये वाली लिए तो फिर यूनिट्स भी इसकी लेना, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पर ब्रैकेट में कर लेते हैं कि 27,000 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट माइनस 3,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 4 पर यूनिट। ओके, कुछ बच्चे यहाँ पे 4 पर यूनिट के लिए 9 पर यूनिट कर देते, तो उनका आंसर 0 आ जाता है। कितना आ गया, 15,000, वो दिखता है ना यहाँ पे 9 पर यूनिट, है ना, पर वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर, ठीक है। चलो आ गया आंसर, है ना। ओके, अब कुछ बच्चे इसको इस तरीके से नहीं करते, जो आपने आंसर निकाले ना, डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स होंगे आप में से, उन्होंने इसको ऐसे नहीं करा होगा जैसे मैंने करवाया, आंसर तो मैच हो गया बट आपका तरीका अलग होगा। ये वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथमेटिक्स से बहुत प्यार है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, वो लोग पता है क्या करते हैं, एक्स मान के सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक्स मान के सॉल्व कर लेते हैं, मतलब पता है कैसे करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। 27,000 इज, एक मिनट यार, देखो टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेते हैं, राइट, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से रहते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी लिख दी, 27,000, है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिफाइन कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को उन्होंने x या y मान लिया, है ना, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को उन्होंने क्या मान लिया, x, है ना। और दिक्कत आ गई ना, यहाँ पे तो 2 अननोन वेरिएबल आ गए, एक x आ गया, एक y आ गया, लेकिन इक्वेशन भी कितनी बन रही है, दो, एक 27,000 से इक्वेशन बनेगी और एक 33,000 से, तो इसमें भी x आ जाएगा, y आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स तो मालूम ही है ना। तो फिर वो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तरीका गलत नहीं है, बट आईसीआई क्योंकि इस तरीके से नहीं करता है, और क्योंकि हमारी थ्योरेटिकल एग्जाम इसमें लिख कर आना है, तो आपका और मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भैया अपन तो वैसा ही लिखेंगे जैसा वो लिखते हैं, है ना, तो वो ऐसा लिखते हैं, राइट। तो हम मैथमेटिकल तरीके से भी जा सकते हैं, वो गलत नहीं है, बट प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, तो सामने वाले के मन में क्यों शक पैदा करना, है ना, कि अरे थोड़ा अलग लग रहा है ना। अपने को तो वैसा प्रेजेंटेशन करना है जैसा आईसीआई करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए दोस्तों, तो 2 कॉन्सेप्ट अभी आपने और मैंने सीख लिए, एक तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वो हमने सीखा, और दूसरा हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉस्ट, वेदर इट इज वेरिएबल, वेदर इट इज फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, है ना।
एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बनवाना चाहता हूँ एंड दैट इज ग्राफ। मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ बनवाता हूँ, है ना, कॉस्ट का, और एक्स्ट्रा क्लैरिटी के लिए और एक नया पॉइंट भी बताऊंगा, बहुत शानदार पॉइंट। ये वो पॉइंट हो सकता है जो हो सकता है आपके मन में डाउट आ रहा है। ओके, हाँ जी, तो थोड़ा सा बताना कि इसमें से एक्स एक्सिस कौन सी और वाई एक्सिस कौन सी। जी, ये वाली एक्सिस कौन सी? ये वाई है, और ये वाली एक्स एक्सिस है। अरे वाह, तो दोस्तों ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, है ना। ओके, जैसा आप बोलो। अब दूसरी चीज, मुझे इस ग्राफ में दो चीजें प्लॉट करनी, एक एक्सिस पर एक चीज प्लॉट करनी, दूसरी एक्सिस पर दूसरी चीज प्लॉट करनी, है ना। मुझे एक जगह पर प्लॉट करना है नंबर ऑफ यूनिट्स और एक जगह पर मुझे प्लॉट करना है टोटल अमाउंट, है ना। तो आप मुझे बताइए कि मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को वाई एक्सिस पर रखूं और टोटल अमाउंट को सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्स एक्सिस पर रखूं और टोटल अमाउंट को वाई एक्सिस पर रखूं, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स को यहाँ कर दो और टोटल अमाउंट को यहाँ कर दो। मतलब दोनों में से कैसा भी कर सकता हूँ, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है, फर्क पड़ता है। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, इसका रूल रहता है कि कौन सी चीज एक्स एक्सिस पर प्लॉट करनी है और कौन सी चीज वाई एक्सिस पर प्लॉट करनी है। इसका रूल रहता है, रूल आपको मालूम होगा। वो रूल, जो चीज इंडिपेंडेंट है, जो चीज इंडिपेंडेंट है वो एक्स एक्सिस पर आती है, और जो उस पर डिपेंडेंट है वो वाई पर आता है ना। हाँ, तो मैम मुझे बताइए, नंबर ऑफ यूनिट्स अमाउंट पर डिपेंडेंट है या अमाउंट नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंडेंट है? अमाउंट नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंडेंट नहीं, ज्यादा यूनिट ज्यादा अमाउंट, कम यूनिट कम अमाउंट। इज दैट क्लियर, है ना। ओके, तो जो चीज इंडिपेंडेंट होती है ना वो एक्स एक्सिस पर आती है, रूल ध्यान रखना, ठीक है। और जो उस पर डिपेंडेंट होती है वो वाई पर आती है ना, रूल है। आपने भी तो ग्राफ बनाएंगे, 7वीं 8वीं में ग्राफ बनाते थे तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स, आपको याद होगा, हम हमेशा यहाँ पर लिखते थे नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। और रेवेन्यू आया या कुछ भी आया वो यहाँ लिखते थे। उसका रूल ये रहता है क्योंकि यूनिट्स पर ये डिपेंडेंट है, इसलिए वो यहाँ आता है, ठीक है। ओके, सो हमारे केस में अब हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर लिखने वाले। देखो यार, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही क्लियर होंगे, है ना। मान लो इस बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं आपको, और आप सीए बन गए, मीटिंग में बैठे हो आप और आपको ग्राफ बनाने का बोला गया और आपने उल्टा ग्राफ बना दिया, क्या इज्जत रह जाएगी हमारे प्रोफेशन की? राइट, तो बेसिक रूल नहीं मालूम है ना, तो बेसिक रूल तो मालूम ही होने चाहिए, राइट, कभी भी काम में आ जाते हैं। हाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ रखेंगे और अमाउंट यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब मैं इस ग्राफ पर वेरिएबल कॉस्ट की लाइन को प्लॉट करना चाहता हूँ, फिक्स कॉस्ट की लाइन को प्लॉट करना चाहता हूँ, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन को प्लॉट करना चाहता हूँ, है ना। हाँ, तो लेट अस से मैंने एक लाइन ऐसी बनाई, आप पहचान कर बता सकते हैं कि ये मैंने फिक्स कॉस्ट की लाइन बनाई है या वेरिएबल कॉस्ट की? वेरिएबल की। हाँ, क्योंकि 0 यूनिट यानी 0 रुपीस। मान लो मैंने 1 यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करा तो मुझे रॉ मटेरियल का 1 रुपये का खर्चा नहीं करना। मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो मुझे उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। मैंने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो मुझे उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है ये कैसी है? वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है ना। अभी फिक्स की भी बनाएंगे, राइट। चलिए, तो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ऐसी जाती है ना। ओके, तो फिक्स कॉस्ट की लाइन मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ऐसी वर्टिकल या ऐसी हॉरिजॉन्टल, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। एक और बात आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आपने सही जवाब दे दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां बनाऊं या थोड़ी ऊपर से? इज दैट लाइक फिक्स कॉस्ट कुछ तो लगेगी ना। आप कुछ नहीं करोगे, 1 यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं करोगे तो भी लगेगी, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिक्स कॉस्ट की लाइन ऐसे बनाता हूँ, है ना। ये मैंने फिक्स कॉस्ट की लाइन बना दी। हाँ जी, इस लाइन को देखकर आप समझ पा रहे हो दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स 0 हो तो भी उतनी लगेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 हो तो भी उतनी रुपीस लग रही, क्योंकि रुपीस तो यहीं लिखे हुए हैं।
और नंबर ऑफ यूनिट्स 2000 है तो भी उतने ही रुपीस लग रही है कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ओके, ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन। अब मुझे प्लॉट करनी है यहाँ पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, है ना। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी लाइन अपन प्लॉट करते हैं, है ना। मशीन, लेट अस से हम एक मशीन लेकर आए हैं और उस पर हमें बेयर मिनिमम 1 लाख रुपए देने ही देने हैं। आप 1 यूनिट मत प्रोड्यूस करो तो भी आपको सामने वाले को मशीन का रेंट 1 लाख तो देना ही देना है, 1 लाख। लेकिन जैसे जैसे आप यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे आपको पर यूनिट 10 रुपीज और देने। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 महीने के लिए मशीन लेकर आए, आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस नहीं करी, कितने का चेक भिजवाना पड़ेगा? 1 लाख का। मान लो आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, ये चलो 10,000 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, तो आपको 1 लाख तो देने ही देने प्लस 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, जो आपकी उससे बात हुई थी कि हम जितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसका 10 रुपए के हिसाब से आपको और ऊपर देंगे, है ना। तो 1 लाख तो देंगे ही देंगे और 5,000 यूनिट्स इनटू 10 कितना होता है? 50,000। टोटल कितना देंगे? 1,50,000। या आपने बोला ना मैं 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ, तो 7,000 इनटू 10 70,000 प्लस 1 लाख 1,70,000। हाँ, तो ये फिक्स कॉस्ट हुई या वेरिएबल हुई, इसके अंदर दोनों ही है, दोनों है, जिसमें 1 लाख फिक्स है और 10 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल है ना। 7,000 यूनिट्स के लिए 70,000 रुपीस वेरिएबल है। तो इसकी लाइन कैसे प्लॉट होगी यार? यहाँ पर फिक्स से जाएगी और मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टल जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। यानी 1 मिनट में इशारों में समझ गया हूँ कि आप ऐसा कुछ बोल रहे हो, ये गलत बन गया। हाँ, मतलब यहाँ से ले लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कितना भी अमाउंट हो, मान लो ये 50,000 है तो 1 लाख यहाँ पर आता है ना। ओके, मतलब अल्टीमेटली आपका कहना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस पर से स्टार्ट नहीं होगी, ये स्टार्ट ही कहाँ से लेगी? वाई एक्सिस। क्योंकि अगर आपने 0 यूनिट्स भी बनाई ना तो आपको 1 लाख रुपीस तो देने ही रहेंगे, राइट। अब आपने ज्यादा यूनिट्स बनाई तो ये अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, सेमी वेरिएबल की कॉस्ट की लाइन ऊपर से स्टार्ट होगी। एटलीस्ट उतने ऊपर से स्टार्ट होगी जितना तो आपको देना ही देना है, फिर भले आप 1 यूनिट मत बनाओ, और फिर वो उस स्लोप के हिसाब से जाएगी जितना आपको पर यूनिट और लग रहा है। ओके, मैं बना रहा हूँ, फिर इस पर अभी हमें और डिस्कशन भी करना है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन ने स्टार्ट ही यहाँ से लिया, ठीक है। तो ये हो गई है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट बहुत मजेदार चीज है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ ये जैसी मैंने लाइन बनाई है ना, सिर्फ ये एक ही तरह की लाइन नहीं बनती, एक और तरह की लाइन बनती है। और वो जो एक और तरह की लाइन है ना, वो एक्चुअली यहां से ऐसे स्टार्ट नहीं होती। मैं लाइन बना रहा हूं, आप बताना है कि ऐसी लाइन किस परिस्थिति में बनेगी, किस सिचुएशन में बनेगी, है ना। ओके, तो 2 चीजें, या तो मैं सिचुएशन बता दूं और आप लाइन बता दो, या मैं लाइन बता दूं और सिचुएशन बता दो। मुझे दूसरे में ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ जी, ये जो लाइन है ना, ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट की ही लाइन है ना। हाँ, कुछ यूनिट्स तक तो फिक्स है कि आपको इतने के लगेंगे, लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा कंजम्पशन किया, ज्यादा चलाया, तो फिर आपको ज्यादा लगेंगे। ये हुआ अपना वो ट्रैवलर गाड़ी का एग्जांपल कि सर आपको 4500 तो लगेंगे, आप 300 किलोमीटर चलाओ या उससे कम चलाओ, आपको 4500 रुपीज तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन जैसे ही आपने 300 किलोमीटर से ज्यादा हमारा गाड़ी चलाया तो आपको और पैसा लगेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो सेमी वेरिएबल ना सिर्फ ये नहीं होती, ये ऐसे जाकर ऐसे लाइन जाती है ना, वो भी सेमी वेरिएबल होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। जब मैं ये सारी बातें डिस्कस करता हूँ ना, तो जिन्होंने सीए फाउंडेशन में थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ रखा है उनको याद आता है कि नहीं सर, सीए फाउंडेशन में ना एक और था, एक और वो स्टेप लेडर स्टेयर स्टेप फिक्स कॉस्ट, स्टेयर स्टेप फिक्स कॉस्ट। हाँ, ओके। और उसका आपको ना डायग्राम भी, पिक्चर भी याद आ रहा है कि सर वो है ना ऐसा ऐसा कुछ था, ये ऐसा 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 कुछ था। हाँ, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये भी क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का टाइप है।
शायद सीए फाउंडेशन में आपको यही सेमी वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे पढ़ा दिया था। हाँ, पर ये सेमी वेरिएबल नहीं है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक प्रकार है, क्योंकि ये फिक्स तो है ही नहीं, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैरी भी नहीं कर रहा है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वन ऑफ द टाइप इज स्टेप फिक्स कॉस्ट, है ना। आप सीए फाउंडेशन में उसको स्टेयर स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलते थे, स्टेयर्स चढ़ाव, है ना, स्टेयर स्टेप फिक्स कॉस्ट हम बोलते थे। सीए इंटर और फाइनल में वो स्टेयर वर्ड हटा दिया जाता है, उसको स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि स्टेप की स्टेप ही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उसको स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है सर। मतलब इसका कोई एग्जांपल हो, मतलब स्टेयर स्टेप फिक्स कॉस्ट तो समझ में तो आ रही है कि एक सर्टेन यूनिट्स तक तो सेम लगेगी, लेकिन जैसे उसको क्रॉस किया तो बढ़ जाएगी, पर बढ़ने के बाद फिर से कुछ समय तक सेम लगेगी, पर फिर से किसी लेवल को क्रॉस किया तो बढ़ जाएगी। हाँ, इसका एग्जांपल आपको कुछ मालूम है क्या? रेंट, हाँ, इसका एग्जाम्पल देखना है ना। जो आपने रेंट वाला पॉइंट बोला ना, वो मैं एड्रेस करूंगा, है ना। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, जो आपने रेंट का एग्जाम्पल दिया ना, दैट्स अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन, तो वो भी मैं दूर करूंगा इसी लेक्चर में। हाँ, सबसे पहले मैं आपको मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल देता हूँ स्टेप फिक्स कॉस्ट का, है ना। लेट्स से कि कंपनी जो कि बच्चों के खिलौने टॉयज प्रोड्यूस करती है ना। ओके, हाँ, वो मैंने कार वाला एग्जाम्पल लिया था कल, टॉयज कार है ना। हाँ, ओके, तो अब सही में टॉय वाली कार है ना। ओके, क्या ये कंपनी जब टॉय मैन्युफैक्चर करती होगी, फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर्स तक या शॉपकीपर्स तक पहुंचाती होगी, तो वो एक एक टॉय पहुंचाती है, पूरा बॉक्स पहुंचाती होगी, एक कार्डबोर्ड बॉक्स होगा, है ना। ओके, वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स है ना, कार्डबोर्ड बॉक्स महंगा आता है, वो लेटेस्ट से 100 रुपीज का आता है कार्डबोर्ड बॉक्स। वो कार्डबोर्ड बॉक्स की कॉस्ट पता है क्या? स्टेप फिक्स कॉस्ट। कैसे? अगर आपको 10 टॉयज पहुंचाने हैं, लेट्स से उस कार्डबोर्ड बॉक्स की कैपेसिटी है 50 टॉयज की, उस कार्डबोर्ड बॉक्स की कैपेसिटी कितनी बोल दी मैंने? 50 टॉयज। अब किसी ने अगर 10 टॉयज को ऑर्डर दिया है, तो भी उसको कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करके पहुंचाना है, पर वो कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर हम 10 टॉयज रखेंगे और बाकी फिर दूसरी कुछ चीजें रखेंगे, वो फालतू कुछ भी कचरा रख देंगे, हम पेपर रख देंगे, है ना। ओके, 20 टॉयज का ऑर्डर दिया तो भी कार्डबोर्ड बॉक्स जाएगा पूरे 100 रुपए का हमारा। तो 50 टॉयज तक का ऑर्डर दिया तो वो कार्डबोर्ड बॉक्स चलेगा, है ना। वो कार्डबोर्ड बॉक्स मैंने कितने रुपीस का बोला, है ना, 100 रुपए का, 100 रुपीस का, राइट। लेट अस से यहाँ पर है 100 रुपीस, उसकी कैपेसिटी मैंने कितनी बोली? 50 टॉयज की। तो अप टू 50 टॉयज या 50 टॉयज से कुछ भी कम हुआ है तो मेरा खर्चा कितना लगेगा? 100। लेकिन जैसे ही 50 टॉय से ज्यादा का ऑर्डर आया ना, 51st टॉय का ऑर्डर आ गया, देन आई हैव टू यूज अनदर वन मोर कार्डबोर्ड बॉक्स। तो मेरे अब 100 की बजाय सीधे कितने लगेंगे? 200 रुपए लग जाएंगे, है ना। अब हाँ, 51 से लगाकर 100 तक मुझे कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं, सेकंड कार्डबोर्ड बॉक्स में मैं आराम से फिट कर सकता हूँ, ठीक। तो तब तक ये कॉस्ट सेम लगेगी। लेकिन जैसे ही 101th टॉय आया, तो फिर मुझे फिर से और एक और थर्ड कार्डबोर्ड बॉक्स लगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आएगी। तो ऐसा पिक्चर यहाँ पर, ऐसा पिक्चर जो है उसे हम स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। उसका एक एग्जांपल ये हो गया कि जो आउटर पैकेजिंग मटेरियल होता है, वो आउटर पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट कैसी होती है? स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। इसको एक और दूसरा शानदार एग्जांपल देता हूँ। मानो आपने, मैंने सबने डिसाइड किया, अभी हमने फाउंडेशन क्लियर किया, कहाँ सर आपने पढ़ाई की शुरुआत करनी? मैंने कहा बात सही है, सीए फाउंडेशन आपने पास किया है, तो मतलब पार्टी शार्टी होनी चाहिए, कुछ एंजॉयमेंट होना चाहिए, राइट। मैंने आपसे आइडियाज दिया क्या करना चाहिए, आपने कहा सर कहीं पर बाहर ट्रिप पर चलते हैं। मैंने आपसे आइडियाज पूछे कहाँ ट्रिप पर चलते हैं, तो पूरी क्लास ने एक मत होकर बोला सर गोवा की ट्रिप हो जाए, मजा आ जाएगा, मतलब गोवा की ट्रिप हो जाए ना, मजा आ जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं गोवा की ट्रिप, है ना। ओके, अपन ने क्या, अगर अपन जितने आमने सामने लोग बैठे हैं, जितने अपन से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपन ने सबका बोला कि यार चलो सब अपन फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंदौर में इकट्ठा होंगे और यहाँ से गोवा चलेंगे, है। गोवा जाने के लिए यार 2 ऑप्शन थे, या तो हम फ्लाइट से चल जाएं, या ट्रेन से चल जाएं, बस से चल जाएं। सबसे ज्यादा मजा किस में आएगा? देखो, फ्लाइट में तो मजा नहीं, से चुपचाप बैठना पड़ेगा, अपन जोर से बात भी नहीं कर सकते, गाना वाना बजाना, डिस्को डांस कुछ भी। अच्छा, रास्ता भी लंबा है गोवा तक का सफर। तो आपने मैंने डिस्कस किया सर हम तो बस करेंगे,
और बस में गाने वाने लगाकर ढिंचाक और डांस वांस करते हुए जाएंगे, एंजॉय करेंगे ना रास्ता भी, राइट, सफर को भी एंजॉय करेंगे, डेस्टिनेशन तो करेंगे ही करेंगे, राइट। हमने कहा चलो अपन बस करेंगे ना। बस वाले भैया को फोन लगाया, उन्होंने बोला भाई साहब हमारी 50 पैसेंजर्स की कैपेसिटी की बस है, तो अगर आपके 40 लोग हो तो भी बस तो हमारी पूरी जाएगी, और 30 लोग हो तो भी बस पूरी जाएगी। मैंने पूछा कि कितने रुपए लगेंगे बस का, आपका रेंट कितना लगेगा है। उन्होंने बोला गोवा तक का जाना और गोवा से आना, इसका 3 दिन का जो पैकेज है उसके लिए हम आपसे 50,000 रुपए लेंगे। कितने? 50,000 रुपीज लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अरे बस तो अपने को बुक करनी है, अभी देख लो अपन कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सबको अपन ने पूछा कि कौन कौन इकट्ठे हो रहे हैं, आपने कहा थोड़ी घर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा मनाना पड़ेगा, ऐसे 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 करके बात हुई और करीब 20 लोग इकट्ठे हो गए अपने बस गोवा के लिए। अपन ने कहा 50 की कैपेसिटी और अपन कितने इकट्ठे हो रहे हैं? 20, बट अपने को बस के तो पूरे ही देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 50,000, राइट। ओके, इतने में 4-5 लोग हो रहे हैं कि सर वो अभी अभी बात हुई घर पर, वो सब तैयार हो गए, हम सब भी चल रहे हैं। बनने का ये तो और ही अच्छा हो गया, क्या अपने पैसे ज्यादा लगेंगे उसमें ही काम हो जाएगा, उसमें काम 50,000 है, ऐसे देखना ये 50,000 रुपीज में अपना काम हो गया। फिर और 10 लोगों का एक और झुंड आया लेटे से मुंबई से, उन्होंने कहा सर हम भी गोवा चलेंगे, सबके साथ मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। हमने कहा 10 लोग और इकट्ठे हो गए, 25 और 10 35 लोग इकट्ठे हो गए। बनने का जितने ज्यादा उतना मजा अपने को तो क्या है, राइट। ओके, फिर उसके बाद 10 लोगों की एक और टोली आई कि सर हम भी तैयार हो गए, राइट। 45 तक पहुंच गए, 3 लोग और आ गए, तो जैसे जैसे डेट नजदीक आती तो और ज्यादा लोग आते होते, 48 हो गए। हमने और अच्छा बस खचाखच भरा जाएगी 50 लोग, 48 आ गए। फिर उसके बाद 2 और आ गए, कितने हो गए? 50। हमने कहा बस बिल्कुल पैक हो गई। और इतने में एक और आया पीछे से कि सर मैं भी गोवा। हमने कहा यार अब एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब आपके और मेरे मन में पता है क्या चल रहा है? जुगाड़ कि अपन कर लेंगे ना, एडजस्ट कर लेंगे। तो बस वाले भैया ने साफ मना कर दिया, भाई साहब 50 की कैपेसिटी और 50 से एक भी जना हम ज्यादा नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहाँ से गोवा तक का सफर लंबा है, इतने सारे हम स्टेट्स क्रॉस करेंगे और आप ही यंग लोग जा रहे हो, तो कोई भी पुलिस वाला देखकर रोक लेगा और उसने काउंटिंग में अगर एक भी जना ज्यादा आ गया कैपेसिटी से तो हमारा तो हजारों में चालान फट जाएगा, तो 50 से हम एक ज्यादा नहीं बिठाएंगे। हमने कहा यार ये एक ही जना है, या तो करो सेकंड बस और फिर थोड़ा डिवाइड हो जाएंगे, 25-30 लोग इधर 25-30 लोग उधर, है ना, करके डिवाइड हो जाएंगे। और इतने में फिर और लोग आने लग गए, 10, 15, 20, और कहाँ तक चलेगी अपनी सेकंड बस? 99 और 100 तक चलेगी। लेकिन जैसे ही 101 आया तो फिर से एक और बस करनी पड़ेगी। बस की कॉस्ट क्या है? बस की कॉस्ट क्या है? कौन सा नेचर? वेरिएबल, फिक्स या सेमी वेरिएबल के अंदर स्टेप फिक्स्ड? सेमी वेरिएबल के अंदर स्टेप फिक्स कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ओके। उसी तरीके से जब हम गोवा जाकर जिस होटल में रूम लेंगे ना, उस रूम में उन लोगों ने बोल रखा है कि हम 4 लोगों को अलाउ करेंगे, 4 से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर 4 लोग तक हैं तो एक रूम का ही पैसा लगेगा, 4 से जैसे ही ज्यादा हुए तो 2 रूम का पैसा लगेगा। जैसे ही 5वां बच्चा आया अपने को सेकंड रूम खुलवाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 6th आया, 7th आया, 8th आया, क्या पैसा एक्स्ट्रा लगेगा? उसी में काम हो जाएगा, है ना। आपके दिमाग में पिक्चर बन रही वापस से। अब ये वापस से ये वाली कॉस्ट कौन सी हो गई? रूम की कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट। इज दैट क्लियर? राइट। तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मेरे पास और भी एग्जांपल है, बट मेरे हिसाब से आप समझ गए स्टेप फिक्स कॉस्ट, राइट। अप टू सर्टेन नंबर ऑफ मिनट्स इट रिमेन्स फिक्स। As soon as we cross certain level of activity, it increases, but again remains fixed up to certain level of activity. Is that clear? ये होगी step fixed cost। Okay, step fixed cost का भी अपन यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से बनाना शुरू करना, ये फर्स्ट वाली लाइन से बनाएंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये बन गई है स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ओके, अब ना मेरा इतना समझाने पर आई एम 100% श्योर कि आपके दिमाग चलने लग गए हैं और आपको कुछ कुछ डाउट आने लग गए, है ना। पूछ लो आपके डाउट्स, बोलो क्या डाउट है? नहीं कोई डाउट? ओके, जो मन में डाउट आ रहा हो, उल्टा सीधा जैसा भी डाउट आ रहा हो पूछ लो।
इसका एग्जाम्पल लेबर भी हो सकता है ना। अगर हम आप दो एग्जाम्पल। जैसे एक सर्टेन मतलब 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अपन एक लेबर रखते हैं, जैसे 1000 के ऊपर जाएगा वो, हाँ तो फिर हो सकता है, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर लेबर भी एग्जाम्पल होता है, हो सकता है अगर इस तरीके से रखा गया जैसा इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बताया कि सर हमें लेट से 1000 यूनिट्स तक प्रोड्यूस करने के लिए एक ही लेबर रखना पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रोडक्शन करवाना है तो वी नीड अनदर लेबर। 2000 से और ज्यादा प्रोडक्शन करवाना है देन वी नीड थर्ड लेबर। अगर ऐसा है तो फिर लेबर भी क्या हुआ, स्टेप फिक्स कॉस्ट। इज दैट क्लियर, है ना। तो ये भी स्टेप फिक्स होगा, है ना, 100% एग्री। लेकिन अगर आप लेबर को पर यूनिट पेमेंट दे रहे हो कि भाई एक यूनिट बनाई 10 रुपए, 2 यूनिट बनाई 20 रुपए, तो फिर लेबर क्या हो गया, वेरिएबल। लेकिन अगर आप लेबर को सैलरी बेसिस पर रखे हुए हो कि हम तो आपको 10,000 देंगे पर मंथ रिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स, तो फिर लेबर कैसा हो गया, फिक्स, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि नाम कुछ भी हो सकता है, उसका नेचर देखना पड़ता है कि वो कैसा बिहेव कर रही है, कॉस्ट हम किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये भी स्टेप फिक्स कॉस्ट बन सकता है लेबर, जैसा आपने बताया। और बताओ यार मन में क्या चल रहा है, बोलो। हाँ जी, रेफ्रिजरेटर का जैसे अगर हम रिपेयर करवाते हैं तो जो मतलब सामने जो बंदा आता है तो उसकी तो फिक्स ही रहती है कि मैं आऊंगा तो उतना तो होगा ही। हाँ और उसके बाद तो चेंज आता है जैसे चीज की। हाँ, जैसे अगर हमने लेट से हमारी फैक्ट्री में एक मशीन लगी हुई है और मशीन चलते चलते अचानक से बंद हो गई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन के टेक्नीशियन को कॉल करना पड़ेगा कि अब आओ देखो। अच्छा, उसने कहा सर विजिटिंग चार्ज लगेंगे आपके 2000 रुपीज, तो हमारे विजिट के चार्ज लगेंगे, फिर जो काम निकलेगा वो अलग। तो जो 2000 है वो फिक्स है, फिर उसके ऊपर जो काम निकला वो एक तरीके से वेरिएबल के जैसा हो गया कि जितना ज्यादा काम निकलेगा उतना ज्यादा वो हमसे पैसा लेगा। तो दोनों को कंबाइंड देखें तो इट वुड बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, है ना। बहुत अच्छा। और पूछो यार, ताकि आपका थोड़ा चले दिमाग, है ना, जो मन में आ रहा हो सवाल वो पूछ लो। ओके हाँ, किसी स्टूडेंट ने ना ऑनलाइन में बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। वो ये लिखा हुआ है कि सर जो इनकम टैक्स की रेट्स होती है वो भी एक तरीके से सेमी वेरिएबल की जैसी होती है। आपने इनकम टैक्स की रेट्स कभी सुनी हुई है क्या? टैक्स, है ना, शायद 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 से 5 लाख तक लेट अस से 5% टैक्स लगता है, मतलब स्लैब रेट होती है ना। तो ये भी एक तरीके से सेमी वेरिएबल हो गया। जो टैक्स का अमाउंट हुआ वो प्योर वेरिएबल नहीं, वो कैसा है, सेमी वेरिएबल, है ना। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि उस चीज को अपन यहाँ कनेक्ट नहीं करते, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स वैसे भी हम लोग कंसीडर नहीं करते कॉस्टिंग में, है ना। ओके, तो आपने जो कनेक्ट किया वो सही किया कि इनकम टैक्स की स्लैब रेट्स भी एक तरीके से सेमी वेरिएबल के जैसी हो गई है, दैट्स गुड। बट वो क्योंकि कॉस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट ही नहीं है, तो इसलिए अपन उस एग्जांपल को इग्नोर करेंगे। हाँ ओके, और पूछो यार, बहुत अच्छा था कि चीजें क्लियर हो जाए। क्या क्लियर हो रहा है सबको, है ना। ओके चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि आखिर कितनी तरह की कॉस्ट होती है ना। मैं स्टेप फिक्स कॉस्ट की ना आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये भी लिखवा दूंगा कि स्टेप फिक्स कॉस्ट इज अ काइंड ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए। Step fixed cost is also known as step fixed cost, या फिर इसको स्टेयर स्टेप कॉस्ट भी बोलते हैं। मतलब फिक्स वर्ड नहीं भी यूज करते तो भी चलता है। It do not change in direct proportion to the increasing level of activity. It do not change in a direct proportion to increasing level of activity. जैसे हमने गोवा की ट्रिप प्लान करी थी, तो अगर एक बच्चा ज़्यादा आ जाता है तो अपने को कोई ऐसे ज़्यादा नहीं लग रहे थे। अप टू 50 स्टूडेंट्स तक तो अपनी बस की कैपेसिटी थी।
So this cost do not change in direct proportion to increasing level of activity. In other words, step costs remain same up to certain level of activity. Remain same up to certain level of activity, but increases beyond the एक मिनट, but increases beyond word गलत लिख दिया मैंने, but increases when an activity threshold, but increases when an activity threshold is exceeded, यानी एक लेवल के बाद वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों आज के लेक्चर में बस मैं आपका एक डाउट और सॉल्व कर रहा हूँ जो आप लोगों ने पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सॉल्व कर रहा हूँ। देखना क्या डाउट आता है, कंफ्यूजन हो सकता है मेरा इतना सब समझाने का, कंफ्यूजन देखना है। सर ये जो अपने हॉल का रेंट है, आपने कितना बोला था रेंट? 1 लाख रुपीस, है ना? ओके सर, लेट अस अज्यूम कि इस हॉल की कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स की, तो सर फिर जो हॉल का रेंट है वो कोई फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना होगा, वो हॉल का रेंट भी एक तरीके से सेमी वेरिएबल, मतलब इसका फिक्स कॉस्ट हुआ। मैंने पूछा यार कैसे, यार इसका फिक्स कॉस्ट कैसे हुआ? मैंने कहा जैसे हॉल का रेंट 1 लाख है, अब अगर 10 स्टूडेंट्स हो तो भी मुझे तो 1 लाख ही पे करने फिक्स, 20 स्टूडेंट्स हो तो भी मुझे 1 लाख ही पे करने फिक्स, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 भी तो मुझे पे करने फिक्स 1 लाख। आपने कहा सर गिनती 100 पे क्यों रोक दिया, आगे भी तो बढ़ाई है थोड़ी सी। मैंने कहा अरे हाँ यार, अपने हॉल की कैपेसिटी कितनी है? 100। अगर कल को 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए, लेट अस से 120 स्टूडेंट्स आ गए, तो फिर मुझे तो एक नया हॉल अरेंज करना पड़ेगा। नया हॉल मतलब बड़ा हॉल, और बड़ा हॉल मतलब बड़ा किराया, और बड़ा किराया मतलब 1 लाख या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो आप में से फिर किसी ने बीच में बोल पड़ेगी सर फिर तो इसका मतलब है कि रेंट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज जब ज्यादा लोगे तो ज्यादा रेंट, कम लोगे तो कम रेंट। मैंने कहा हाँ यार, ज्यादा लोग ज्यादा रेंट, कम लोग कम रेंट, तो फिर रेंट जो है ना, आपको तो क्या सीए फाउंडेशन में भी रेंट का एग्जांपल दिया ही होगा ना, मतलब फिक्स कॉस्ट समझाते वक्त फिक्स कॉस्ट में ही दिया था ना रेंट का एग्जांपल। तो अब रेंट फिक्स है या रेंट वेरिएबल है या रेंट सेमी वेरिएबल? हाँ जी, क्या आपका क्या जवाब है? रेंट फिक्स है, रेंट वेरिएबल है या रेंट सेमी वेरिएबल है? जब आप सेमी वेरिएबल बोलोगे तो वो इसका फिक्स कॉस्ट उसका पार्ट है ना? हाँ, तो बताइए रेंट क्या है? फिक्स है, फिक्स है। मतलब ये कंफ्यूजन आएगी नहीं आपके दिमाग में, ये कंफ्यूजन अच्छा है क्लास के अंदर ही आ जाए तो सेल्फ स्टडी करो, और फिर ये कंफ्यूजन आए तो फिर इस कंफ्यूजन का कोई समाधान नहीं। अभी तो क्या आप और मैं आमने सामने में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना? ओके, मैंने आपको बोला भी था कि जो सारे आपको अदरवाइज डाउट आएंगे ना, वो सारे मैं खुद ही क्लास में ही बोल दूंगा। जैसे ये जो डाउट है ना, ये आपको अभी नहीं आया, पर 3-4 दिन बाद आपको डाउट आता कि सर फिर तो जो रेंट है वो भी क्या है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, और आप तो उसका एग्जांपल किस में लेते हो? फिक्स। इसका करेक्ट आंसर है कि जो इस हॉल का रेंट है ना, वो फिक्स कॉस्ट ही है, वो वेरिएबल तो है ही नहीं, वो वेरिएबल तो है ही नहीं, क्योंकि मैं पर स्टूडेंट रेंट नहीं पे कर रहा हूं, मैं तो इस हॉल का रेंट पे कर रहा हूँ, फिर कितने भी बच्चे आ जाए। पर सर अगर 100 स्टूडेंट से ज्यादा हुए तो आपको नया हॉल लगेगा, तब तो आपका रेंट बढ़ेगा ना, मतलब रेंट देखा जाए तो वैरी कर रहा है ना।
यार अगर आप इस तरीके से डिसाइड कर रहे हो ना कि वो ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा रेंट लगेगा तो ये वेरिएबल है, तो फिर मैं आपको एक बात बोलूं, फिर कोई सी भी कॉस्ट फिक्स नहीं बचेगी, फिर कोई सी भी कॉस्ट फिक्स नहीं बचेगी। आप एक एग्जाम्पल दे दो तो मैं मान जाऊंगा, अगर आप इस तरीके से वेरिएबल क्लासिफाई कर रहे हो तो। जैसे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर अपन ने क्या सोचा था, फिक्स, नहीं बोल सर काम बढ़ गया तो ये और सुपरवाइजर लगेंगे तो सुपरवाइजर के भी तो अमाउंट चेंज हो रहे हैं, तो फिर वो भी तो वेरिएबल हो गया। फिर अपन ने सिक्योरिटी गार्ड का देखा था, पर सर अगर ज्यादा लोग, मान लो हमने 500 एम्प्लॉइज की जगह 1000 एम्प्लॉइज रखे हैं हमारी कंपनी में, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड भी ज्यादा लगेंगे, तो फिर तो उनका भी पैसा ज्यादा, तो फिर वो भी वेरिएबल हो गया, मतलब फिर तो सभी वेरिएबल हो जाएगा। तो मैं अब आपको करेक्ट डेफिनेशन बताता हूं फिक्स कॉस्ट। मैं अब आपको करेक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यानी कि वह कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट यानी कि, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, है ना, फिक्स कॉस्ट यानी कि वह कॉस्ट जो फिक्स रहती है, जो फिक्स रहती है, बट अप टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, अप टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। यार आपने एक लेवल ऑफ एक्टिविटी को क्रॉस किया ना तो हर कॉस्ट बढ़ेगी, हर कॉस्ट बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? तो एक लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है, वहां तक अगर कोई सी कॉस्ट सेम लग रही है, उतनी लग रही जितनी लगनी थी, तो वो कॉस्ट क्या कहलाएगी? फिक्स कॉस्ट। आपने बोला नहीं सर, मान लीजिए आपके पास 500 बच्चे आ गए, फिर तो और बड़ा हॉल लगेगा, तो सर फिर तो रेंट ज्यादा लगेगा। पर मैंने कहा आपने लेवल ऑफ एक्टिविटी देख रहे हो कितना क्रॉस कर दिया। तो एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के बियॉन्ड सारी कॉस्ट बढ़ेगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कॉस्ट को नाम ही वेरिएबल दे दो, है ना। तो फिक्स कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो कि फिक्स रहती है, बट अप टू एक रीजनेबल लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक रीजनेबल लेवल ऑफ एक्टिविटी को क्रॉस करने पे सारी कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है। सर मान लीजिए एक और कंफ्यूजन जो आपको आने वाला है, सर जैसे इस हॉल का रेंट 1 लाख रुपीस है, अब नेक्स्ट ईयर में मकान मालिक आ गए, इस हॉल के लैंडलॉर्ड आ गए और उन्होंने बोला कि अब किराया बढ़ेगा, बढ़ता है ना किराया, अब 1 लाख की जगह 1,10,000 लगेगा किराया। हाँ, अब ये रेंट फिक्स कॉस्ट है या ये वेरिएबल कॉस्ट है? फिक्स है। इज दैट क्लियर? क्योंकि समय बीतने के साथ साथ तो इन्फ्लेशन की वजह से हर कॉस्ट बढ़ेगी, सुपरवाइजर की सैलरी भी बढ़ेगी और मशीन जो हम किराए पर लेकर आ रहे हैं उसका भी किराया बढ़ेगा और इस हॉल का भी किराया बढ़ेगा। तो अगर समय के साथ साथ कोई कॉस्ट चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेरिएबल हो गई है। यहाँ देखना कितनी शानदार डेफिनेशन में आपको बोल रहा हूँ, ये बॉक्स है लेडीज, हाँ, इसमें एक लेवल ऑफ एक्टिविटी है, इस लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर अंदर ऑपरेट करोगे ना तो आपके वही कॉस्ट लगेगी, फिक्स कॉस्ट। लेवल ऑफ एक्टिविटी क्रॉस करने पर तो सारी कॉस्ट बढ़ेगी और एक टाइम फ्रेम तक वो कॉस्ट फिक्स रहती है। जैसे इस साल वो किराया फिक्स है, एक टाइम फ्रेम तक वो कॉस्ट फिक्स है, आपने एक टाइम फ्रेम को क्रॉस कर दिया तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वेरिएबल बन गई, वो अगले साल भी, अगले साल के लिए fixed. Is that clear? So fixed cost remains same up to certain level of activity and up to certain time frame. एक टाइम फ्रेम क्रॉस कर दो या लेवल ऑफ एक्टिविटी क्रॉस कर दो तो वो चेंज हो जाएगी, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी स्टार्ट क्लासिफाइंग इट एज अ वेरिएबल कॉस्ट, नहीं तो फिक्स कॉस्ट बचेगा ही नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली। अब आपको एक रीजनेबल डेफिनेशन मिल गई फिक्स कॉस्ट की, जो एक सर्टेन लेवल तक, सर्टेन टाइम तक फिक्स रहे। हाँ, ओके। वेरिएबल यानी वो तो जो तो पर यूनिट पे ही चेंज हो जाए, 1 यूनिट ज्यादा की अभी चेंज, 2 यूनिट और की अभी चेंज। इज दैट क्लियर? ओके। अब एक और कंफ्यूजन आया दिमाग में कि सर फिर उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? आया होगा ना एक डिफरेंस, एक कंफ्यूजन आया होगा ना फिर से कि सर उसमें और इसमें फिर तो ये तो एक ही हो गए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना? किन दो की मैं बात कर रहा हूँ? फिक्स कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट में सर फिर क्या डिफरेंस है एक तरीके से, है ना? हाँ, ये सबसे क्लासिकल डाउट है, ये मैंने और क्लियर कर दिया ना तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा नहीं यही फिक्स है, यही वेरिएबल है, यही सेमी वेरिएबल है और यही स्टेप फिक्स कॉस्ट है। ओके, हम अपन डिफरेंस समझ रहे हैं किसके और किसके बीच में।
फिक्स कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट के बीच में, है ना? ओके, जैसे जो मैंने बॉक्स वाला आपको एग्जांपल दिया था, है ना, राइट? वो आपकी नजरों में क्या है? बॉक्स वाला एग्जांपल क्या है? क्या उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं? 100 रुपीज का जो बॉक्स है उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं? उसको स्टेप ही बोले सही लगेगा, स्टेप ही बोले सही लगेगा, है ना? हॉल के रेंट को स्टेप ज्यादा सही लग रहा है, फिक्स ज्यादा सही लग रहा है? फिक्स ज्यादा सही लग रहा है, हाँ? मतलब कुछ कुछ आप समझ रहे हो, देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टेप फिक्स कॉस्ट ना फटाफट चेंज होती है, फटाफट 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 फटाफट। स्टेप फिक्स कॉस्ट फटाफट चेंज होती है, मतलब 2, 5, 20, 25, 50 यूनिट इंक्रीज हुई, वो इंक्रीज हुई। लेकिन फिक्स कॉस्ट एक अच्छे खासे लेवल ऑफ एक्टिविटी तक सेम रहती है ना? जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट है, आप 1 करोड़ यूनिट्स में प्रोड्यूस कर दोगे ना तो भी फैक्ट्री का रेंट उतना ही लगेगा। आपने 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 25 लाख यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर दी ना तो फैक्ट्री का रेंट उतना ही लगेगा। लेकिन क्या बॉक्सेस की काउंटिंग 1 करोड़ यूनिट्स में और 1 करोड़ 25 में वही लगेगी? नहीं, वो तो फटाफट चेंज हो जाएगी, हर 50 यूनिट्स में चेंज हो जाएगी। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में देखना क्या डिफरेंस है। स्टेप फिक्स कॉस्ट फ्रीक्वेंटली या क्विकली चेंज होती है, मतलब एक थोड़ी सी नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हुई, वो चेंज हुई। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है ना उसका अच्छा सा रेंज होता है, रेंज, बड़ा सारा रेंज, जो नॉर्मली एक्सीड नहीं होता है। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटीज तक वो एक्सीड नहीं होता। हाँ, एकदम से आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी जंप कर जाए तो वो एक्सीड होता है। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके। हाँ, तो अब मैं आपसे डिफरेंस पूछूं कि स्टेप फिक्स कॉस्ट की रेंज जैसी लंबी रहती या छोटी छोटी रेंज रहती है? छोटी छोटी रेंज रहती है। इज दैट क्लियर? लेकिन फिक्स कॉस्ट की रेंज छोटी छोटी नहीं रहती, उसकी लंबी रेंज रहती है। इज दैट क्लियर? कि इतने क्रॉस होंगे फिर जाकर ये बदलेगी। अच्छा, बदलने के बाद फिर से उसकी जो अगली रेंज आएगी वो और बड़ी होगी। इज दैट क्लियर? तो फिक्स कॉस्ट थोड़ा ज्यादा ब्रॉड, मतलब ज्यादा यूनिट्स तक फिक्स रहती है और स्टेप क्विकली चेंज होती है ना? स्टेप का मैंने आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक मशीन है ना? मशीन के अंदर एक डाई लगती है, डाई, मोल्ड, डाई मशीन के अंदर एक डाई नाम का होता है। ये DIE नहीं बोल रहा हूँ, DYE बोल रहा हूँ, डाई। अच्छा, ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो ये भी समझ लो, देखो कि कॉस्टिंग नहीं समझने को मिलेगा। एक कंपनी है जो कि कप प्लेट्स बनाती है, कप प्लेट्स, चीनी के कप प्लेट्स बनाती है ना? ओके, क्या एक जैसी प्लेट प्रोड्यूस करते होंगे वो, या हर थोड़े दिन में वो डिजाइन चेंज करते हैं? डिजाइन चेंज करते हैं, है ना? तो फिर आप पुरानी मशीन तो काम की नहीं रही, पुरानी मशीन फेंको, नई मशीन लेकर आओ। या बस वो फर्मा डाई मोल्ड, मतलब वो पैटर्न चेंज कर देंगे कि मशीन ही चेंज कर देंगे? मशीन के अंदर है ना पैटर्न, मशीन के अंदर एक कंपोनेंट होगा जो डिजाइन देता होगा उसको, वो चेंज होगा, बस उस पार्ट को डाई कहते हैं, DYE, डाई, है ना? कि नई डाई लगाओ। ओके, अब ये जो डाई रहती है ना, इसकी एक लाइफ होती है कि ये डाई 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद आपको इसको चेंज करनी पड़ेगी। नई डाई लेकर आ जाना, 5000 रुपए की नई डाई आएगी, फिर से 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, फिर से चेंज हो जाएगी, नई डाई लेकर आ जाना, है ना? तो अब ये जो डाई की कॉस्ट है ना, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि 1000 यूनिट्स तक आपकी वो 5000 की डाई काम में आ रही, जैसे ही 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुई हमें चेंज करना पड़ेगा। अरे फॉर एग्जांपल प्रिंटर के अंदर वो जो टोनर की कार्ट्रिज होती है ना, वो क्या है? वो एक तरीके से स्टेप फिक्स कॉस्ट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमने एक बार कार्ट्रिज लेकर आ गए, मान लो 3000 रुपीज की, तो आराम से 1000 पेज निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही निकाल लिए फिर उसके बाद नई कार्ट्रिज लेकर आनी पड़ेगी, फिर से नई कार्ट्रिज लेकर आनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके। तो क्या हम इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलेंगे या फिक्स कॉस्ट बोलेंगे? स्टेप फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही, मतलब साल में कई बार हमें उसे इंक्रीज बार चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन फिक्स कॉस्ट वो होती है जो साल के दौरान शायद ही एक्सीड हो कभी, मतलब हो सकता है साल भर निकल जाए और हम उसी लेवल ऑफ एक्टिविटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? डिफरेंस आया समझ में, है ना? ओके दोस्तों, आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं, पर देख लेते हैं रिहर्सल कि अपने क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ कॉस्ट, 3 तरह की कॉस्ट होती है ना? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, है ना? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पर कैसी होती है? सेम। फिक्स कॉस्ट टोटल बेसिस पर कैसी होती है? सेम।
जो कॉस्ट न टोटल में सेम हो न ही पर यूनिट में सेम हो वो क्या कहलाती है? सेमी वेरिएबल। आइडेंटिफाई करने का तरीका सबको क्लियर है? जो कॉस्ट टोटल में ही सेम दिख रही हो वो क्या हो गया? फिक्स। जो कॉस्ट को डिवाइड करके देखो और फिर सेम आ गई क्या है? वेरिएबल। जो टोटल में भी सेम नहीं दिख रही है और डिवाइड करके देखा तो भी सेम नहीं, वो क्या हो गई? सेमी वेरिएबल। फिर हमने देखा कैसे पता करें कि सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है ना? वो पता करने के लिए मैंने आपको एक शानदार टेक्निक बताई। मैंने बोला इसके अंदर भी वेरिएबल फिक्स है और इसके अंदर भी वेरिएबल फिक्स है, लेकिन जो इसके अंदर फिक्स है वही इसके अंदर फिक्स है। यानी जो फर्क पड़ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो प्योर वेरिएबल की वजह से है। यानी कि 6,000 रुपीज का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है वो क्या है? एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट है फॉर एक्स्ट्रा हाउ मेनी यूनिट्स? 1500 यूनिट्स, राइट? तो उससे हमने क्या पता कर ली? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता लगते ही हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर लिया? नंबर ऑफ यूनिट से। और उसको किस में से माइनस कर दिया? टोटल में से। तो क्या निकल गई? फिक्स कॉस्ट। इज दैट क्लियर? है ना? ये दोनों फॉर्मूलाज क्लियर है। फिर मैंने क्या करा, ये आपको डायग्राम समझाया। डायग्राम का भी एक मकसद था ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे, राइट? ओके। डायग्राम में हमने देखा नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ प्लॉट करते हैं और अमाउंट यहाँ प्लॉट करते हैं। फिक्स कॉस्ट की लाइन पक्का कैसी जाएगी? ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, है ना? ओके, क्योंकि वो कितनी भी यूनिट्स हो जाए वो सेम रहती, ठीक है? अब आप देख रहे हो स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी फटाफट बदल रही, थोड़ी थोड़ी यूनिट्स पर बदल रही, लेकिन फिक्स कॉस्ट लंबी रेंज तक सेम रहती है। इज दैट क्लियर? ओके। हाँ, आपने बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंड कर दिया तो फिर उसको भी बेचारी को फिक्स कॉस्ट को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट यानी 0 रुपीज, 1 यूनिट यानी अकॉर्डिंगली रुपीज, 2 यूनिट यानी अकॉर्डिंगली, मतलब ऐसी जाएगी लाइन, है ना? डायगोनली अपवर्ड लाइन जाएगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो गई तो उसके अंदर फिक्स तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो सेमी वेरिएबल कैसे हुई? फिर तो प्योर वेरिएबल हो गए। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ऊपर से उठकर स्टार्ट होगी, राइट? और फिर ये इंक्रीज होना इसको जरूरी है, राइट? है ना? तो ये क्या हो गई? सेमी वेरिएबल, ठीक है? सेमी वेरिएबल की एक और लाइन बताई थी मैंने, पहले फिक्स रहेगी और उसके बाद चेंज होगी, ये भी सेमी वेरिएबल है ना? वैसे स्टेप फिक्स कॉस्ट इज आल्सो काइंड ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ फिक्स एंड वेरिएबल, राइट? लेकिन स्टेप फिक्स कॉस्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? जो कि थोड़ी कुछ यूनिट्स तक सेम रहेगा फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर कुछ यूनिट्स तक सेम रहेगा फिर इंक्रीज हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है? ओके। और फिर ये मैंने स्टेप फिक्स कॉस्ट के बारे में आपको लिखवाया है ना। अभी दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि बाकी हैं, है ना? जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना, ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ब्रेक इवन भी शायद आपने सुन रखा है ना? ओके। ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट, मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, है ना? ये सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट इसमें बेसिक के अंदर कवर करेंगे तो बेसिक अपना अच्छा खासा कवर हो जाएगा, है ना? जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसके अंदर अपन सारे जितने बचे हुए बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर करेंगे, है ना? चलिए दोस्तों, तो अगले बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना है।